तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोचंग ने सक्सेसफुली सभी को फुद्दू बना दिया था कि अब वो मारा जा चुका है। वहीं पे कोपचे के अंदर वो उस मलिका से अपने कंधे दबवा रहा था, जिसके बाद उसे अजुरे लोटस के पास खिलने का इंतजार था, जिसके बाद वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। वहीं हम लोग जियान और जाओई को देखते हैं जो कि भागते हुए उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इंसेक्टर ने अपनी पूरी एनर्जी को छुपा के रखा था जियांग के लिए, लेकिन उसको तो गोचंग ने पहले ही निकाल लिया था। तो फिर जियांग को मिलता है ठेंगा और उसी टाइम पे वहाँ पे सेक्ट के लीडर भी आ जाते हैं जो कि सीधा जियांग के ऊपर चिल्लाते हुए पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने इस जगह के साथ क्या किया है। लेकिन इस बार जियांग भी सेक्ट लीडर के ऊपर चिल्ला देता है और उसे कहता है कि तुम सभी गधे हो, तुम लोग इस जगह के बारे में कैसे भूल सकते हो। इस पे सेक्ट लीडर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पे आ चुके हो, तुम्हें पता भी नहीं है डिमोनिक आर्ट्स का जो प्रैक्टिशनर है वो हर जगह पे तबाही मचा रहा है और कई सारे सेक्ट और अपर रियलम के इमोर्टल्स ने उनके जियान डिवाइन लैंड को चारों तरफ से घेर लिया है। इस पे जियांग उसे कहता है कि ये उसी की गलती है। वो खुद को सेक्ट मास्टर कहता है, लेकिन इसके बावजूद उसे यहाँ पे क्या चल रहा है इस बात का अंदाजा तक नहीं है। अगर जियान डिवाइन लैंड बर्बाद होने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेक्ट लीडर की वजह से होगा। वहीं पे जाओई भी जियांग को डिफेंड करने की कोशिश करती है, सेक्ट लीडर को ये बताते हुए कि जियांग ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है और वो लोग जब तक यहाँ पे पहुंचे थे तब तक ये जगह पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन सेक्ट लीडर जाओई की भी बात नहीं मानते हैं और उसे कहते हैं कि सेक्ट ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, लेकिन इसके बावजूद तुम उस कमीने के साथ घूम रही हो और हमें धोखा दे रही हो। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि डिवाइन मेटल मारा जा चुका है, अगर ऊपर से कोई बदला लेने के लिए आता है तो फिर उन्हें सबूत के तौर पे जियांग और जाओई को पकड़ना पड़ेगा ताकि वो लोग ये साबित कर सकें कि वो भी लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि डिवाइन इमॉर्टल के साथ क्या हुआ है, यानी कि गोचंग के साथ। जाओई अभी भी सेक्ट मास्टर को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जियांग उसे चुप करा देता है, ये कहते हुए कि हम इन्हें कुछ भी नहीं समझा सकते हैं। वह पे ग्रीन घोस्ट सेक्ट लीडर को बताता है कि ये दोनों बुरी तरीके से घायल हैं और इनका ऑरा बहुत ज्यादा विचलित है। वहीं पे सेक्ट लीडर उन दोनों से कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और तुम्हें धर दबोचेंगे। वहीं पे जियांग हंसते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो फिर करके दिखाओ। इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं जिसने टियानचेन रियलम के जितने भी सैंक्शन थे उन सभी को इकट्ठा कर रखा था और वो उन लोगों से कहती है कि जियांग डिवाइन लाइन का जो सेक्टर मास्टर है वो भले ही ताकतवर और चालाक है, लेकिन इसके बावजूद वो जियांग के साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास कई सारे सपोर्ट हो सकते हैं। इसलिए हम लोग जो कि अलग अलग सैंक्शन से आए हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि हम सभी लोग डिमोनिक सेसेसर से पीछा छुड़ा सके और उसे मार सके। वहीं पे कुछ फैक्शन के लोग कहते हैं कि हम लोग सच में डिमोनिक सेसेसर को मांग के रहेंगे ताकि हमारे रियलम के अंदर शांति बन सके। वहीं पे हम लोग चूचू को देखते हैं और गोचंग के इनर वर्ल्ड के अंदर अचानक से चीजें उथल पुथल होने लगती हैं, जिससे चूचू को समझ में आ जाता है कि गोचंग ब्रेक थ्रू करने वाला है। लेकिन उसे समझ में आता है कि गोचंग ऐसा कैसे कर लेगा क्योंकि लोअर रियलम के अंदर इस तरह के ट्रेजर्स मिलना बहुत ज्यादा कम होते हैं जो कि गोचंग जैसे कल्टीवेशन वाले बंदे को ब्रेक थ्रू कराने में कामयाब हो सके। इससे चूचू को समझ में आ जाता है कि उनका ह्यूमैनिटीज़ सेक्टर अभी खतरे में है, लेकिन चूचू को यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा क्योंकि उसने पहले ही सिग्नल भेज दिया था। वहीं पे हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली अजुरे लोटस की मदद से ब्रेक थ्रू करके पीक सेक्रेट रियलम पे पहुंच जाता है। खैर जब गोचंग ब्रेक थ्रू करके बाहर निकलता है तो वो अपने पास से कोई कार्ड बाहर निकालता है और उसे समझ में आ जाता है कि जियांग का किस्सा अब खत्म करने का टाइम आ चुका है क्योंकि उसके पास ज्यादा फॉर्चून वैल्यू नहीं बची होगी। इसके बाद गोचंग को साइड से पता चलता है कि सभी लोग उसी की तरफ आ रहे हैं। वहीं पे हम लोग मिंग और बाकी फैक्शन लीडर को देखते हैं और वो सभी लोग गोचंग की तरफ जा रहे थे जहाँ पे अजुरे लोटस ब्रेक थ्रू हुआ था। वहीं पे मिंग अपने मन के अंदर सोचते है कि उसने जियांग को बहुत ज्यादा कम समझ लिया क्योंकि जब वो लोग जियांग लैंड पहुंचे थे तब तक वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और जियांग ने सभी लोगों को हरा या फिर मार दिया था। खैर इसके बाद हम लोग याओ याओ को देखते हैं जो कि जंगल से पता नहीं कहीं पे जा रहे थे। इसे अभी भी यकीन था कि गोचंग जिंदा है तो वो उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच उनका सामना जियांग से हो जाता है जो कि उसे कहता है कि अगर तुम अपने मास्टर को ढूंढ रही हो तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, तुम्हारा मास्टर मारा जा चुका है। और वो याओ याओ से कहता है कि उसने सुना है कि गोचंग के हाथ पैरों को उखाड़ लिया गया और यहाँ पे और भी कई सारे मॉन्स्टर हैं और अभी तक तो उन सभी ने गोचंग को खा लिया होगा। उसे इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसका मास्टर मारा जा चुका है और उसके साथ ये जगह छोड़ के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक क्रेजी औरत है जो कि बच्चों को देखते ही खा लेती है। लेकिन याओ याओ उसके हाथ को पीछे कर देती है और उसे कह देती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर वो यहाँ पे ना होता तो फिर उसके मास्टर कभी मारे ही ना जाते, ये सब कुछ उसकी ही गलती है। इस पे जियांग आगे से कहता है कि तुम्हारे दिल में ये बात काफी गहराई से घुस चुकी है कि इन सभी चीजों की वजह मैं हूँ। हमने जो टाइम इतने सालों तक बिताया था वो सब कोई मायने नहीं रखता है, तुम अपने मास्टर से कुछ दिनों के अंदर ही बहुत ज्यादा लगाव पा ली हो। जियांग उसे अभी भी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन याओ याओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और उसे कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम एक बूढ़े कमीने हो जिसने मेरे भाई की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मेरा भाई मुझे वापस करो। तो फिर जियांग वहां से तुरंत खिसक लेता है और जाओई को आर्टिफैक्ट देते हुए जाता है कि तुम उसके ऊपर काबू पाओ, मुझे अपनी पावर लेने के लिए जाना है। इसके बाद वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और जियांग वहाँ से बच के निकल जाता है और इसका प्लान अभी यही था कि इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अजुरे लोटस ऑफ बेवर्थ को डिफाइन कर लेना चाहिए, जिसके बाद वो आसानी के साथ याओ और बाकी सभी चीजों को हैंडल कर सकता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे मलिका आती है जो उसके ऊपर शॉट दे मारती है और वो गोचंग
की तरह जमीन में जा घुसता है। फिर जियांग दोबारा उड़ते हुए ऊपर निकलता है और उससे कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम अपने ही मास्टर को काटने चली थी। लेकिन उसे बाद में पता चल जाता है कि मलिका उसकी बात नहीं मान रही है, किसी और ने मलिका के ऊपर काबू पा लिया है। इसके बाद ऊपर की तरफ से बादल गड़गड़ाने लगते हैं और वहाँ पे एनर्जी का फ्लो बहने लगता है, जिससे जियांग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पे हम लोग मिंग और उसके बाकी लोगों को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि ये ऑरा पुल ऑफ असेसन का है, यानी कि ब्रेक थ्रू करने वाला। लेकिन ये जो ताकत है वो जियांग के साथ बिल्कुल भी नहीं है और वो लोग मिंग से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं पे मिंग उनसे कहती है कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे मिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि ये पावर भले ही जियांग की थी, लेकिन जियांग इसे कंट्रोल नहीं कर रहा था और उसे समझ में नहीं आता है टियानचे रियलम के अंदर ऐसा कौन बंदा हो सकता है जो कि इस पावर को कंट्रोल करने का रियलम रखता हो। यहाँ तक कि मिंग की सोल भी हिलने लगी थी और साथ ही में उसे ऑरा भी जाना पहचाना लग रहा था। गोचेंग का है तो भाई जाना पहचाना लगेगा ही। वहीं पे हम लोग याओ को देखते हैं, जो कि अपनी पावर की मदद से जाओई के ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन जाओई बार बार अपने आर्टिफैक्ट की मदद से उसे ब्लॉक कर ले रही थी। लेकिन उसी टाइम पे उन्हें कुछ महसूस होता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बादलों से गोचेंग का आजुरा हाथ आता है, जो कि डायरेक्ट जाओई के ऊपर गिरने वाला था। जाओई जल्दी से अपनी सील की मदद से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गोचेंग उसे डिस्ट्रॉय करते हुए डायरेक्ट जाओई के ऊपर एक जोरदार ब्लो मारता है। वहीं पे हम लोग जियान को देखते हैं, जो कि मलिका को सील की मदद से पीछे गिरा देता है और हरा देता है। वहीं पे उसे भी समझ में नहीं आता है कि अचानक से यह हाथ कहां से आ गया और ऊपर से इसका ऑरा भी बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि तगड़ा ब्लो खाने के बाद नीचे की जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो भी पहाड़ थे वो सभी चूरा बन जाते हैं। इसके बाद जब गोचेंग अपना हाथ ऊपर उठाता है तो जाओई की हड्डियां पसलियां टूट गई थी और उसे चींटी की तरह मसल दिया गया था। वहीं पे ग्रैनी को समझ में आ जाता है कि अगर ये हाथ इतनी आसानी के साथ जाओई जैसे कल्टीवेटर को मसल सकता है तो फिर याओ कोई बड़ी चीज नहीं है। वहीं पे याओ गोचेंग के हाथ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोचेंग उसे डिस्ट्रॉय करते हुए डायरेक्ट उसके ऊपर एक प्यार से उंगली मारता है, जिससे उसका सर घूमने लगता है और वो ग्रैनी के पास जा गिरती है। इसके बाद गोचेंग अपने हाथ को वापस ले लेता है। अब इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं, जो कि सक्सेसफुली जाओई को रिकार्नेट कर लेता है और उससे कहता है कि अगली बार अगर तुमने दोबारा उस तरह की हिट खाई तो फिर तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मैं चाह के भी तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। इसके बाद वो उसे सुप्रीम वेपन देता है और असेसन पूल के अंदर चला जाता है। वहीं पे उसे पता चल जाता है जो असेसन पूल है, यानी कि वहाँ पे जो ऑरा इकट्ठा हो रहा है, जो गोल गोल घूम रहा है, उसका ऑरा बहुत ज्यादा अलग है और नॉर्मल अजुरे लोटस का ऑरा इस तरीके से नहीं होता है। खैर जब वो अंदर जाते हैं तब उनकी मुलाकात गोचेंग से होती है और उसे यकीन ही नहीं होता है कि गोचेंग अभी तक जिंदा हो सकता है। वहीं पे गोचेंग उसे कहता है कि तुम्हें तो कहा था कि मुझे यहाँ पे जल्दी आना चाहिए, तो मैं तुमसे पहले आ गया, क्या देख के खुश नहीं हो। जिसके बाद वो जियांग को ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर कह के बुलाता है, जिससे जियांग हैरान होता है और उससे पूछता है तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता है। और वो गोचेंग से कहता है तुम अब रियलम कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं हो। गोचेंग उसे कहता है कि तुम्हें तो बड़ा आत्मविश्वास था कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो फिर तुम्हें क्या ये जरूरी नहीं लगा कि तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि मैं हूँ कौन। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम मरने ही वाले हो। वहीं पे गोचेंग उसकी वैल्यू को देखता है तो फिर अभी भी कोई गारंटी नहीं थी कि वैल्यू 0 हो चुकी है। ऐसे गोचेंग को समझ में आ जाता है कि उसे और मेहनत करनी पड़ेगी असली एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। वहीं पे जियांग अपने मन के अंदर सोचता है चीजें अचानक से इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई और ऊपर से उसके पास कोई हिडन कार्ड भी नहीं बचा था। इसके बाद गोचेंग जियांग से कहता है कि अगर तुम मरने ही वाले हो तो फिर मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अपने आखिरी शब्द कह दो, क्योंकि वैसे भी तुम ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर हो। वहीं पे जियांग को ऐसा लगता है कि गोचेंग उसे कभी मार ही नहीं सकता है, तो वो और ज्यादा एरोगेंट होते हुए उससे कहता है कि तुम जानते हो कि मैं ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर हो तो तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो। मैं लगातार इसी तरीके से रिकार्नेट होता रहूंगा, इसीलिए तुम्हें फ्यूचर में कोई पछतावा ना हो तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे। लेकिन गोचेंग उसके ऊपर चांटा मारता है और उसे कहता है मरने वाले हो तो फिर ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे कोई भी बकवास कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर आगे से कहता है कि वो हमेशा के लिए इमॉर्टल है, इसीलिए गोचेंग को हद में रहना चाहिए। लेकिन गोचेंग आगे से उससे पूछता है क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि मैं हूँ कौन। इसके बाद गोचेंग अपने पास से वही बाटली बाहर निकालता है जिसका वो इस्तेमाल एनर्जी डिवोवर करने के लिए करता है और तुम्हें याद होगा सुप्रीम इंसेक्टर ने भी गोचेंग को इसी के जरिए पहचाना था। मैं फिर जियांग जैसे ही गोचेंग के हाथों के अंदर ग्रेस दाओ डेजर्ट बॉटल देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि गोचेंग डिमोनिक सक्सेसर है। वहीं पे गोचेंग उसे कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे की पहचान जान ली है, तो अब मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही बहरहमी करूँ। इससे जियांग को समझ में आ जाता है कि गोचेंग उसे शुरुआत से ही टारगेट कर रहा था और अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सभी उसके प्लान का हिस्सा था। वही सिस्टम गोचेंग को बताता है कि जियांग की मेंटल स्टेट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, टूट चुकी है और उसने उसके फॉर्चून के ऊपर तगड़ा डैमेज दिया है। इसके बाद गोचेंग अपनी बोतल को पीछे गड्ढे में डाल देता है और उसे कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, ह्यूमैनिटी पैलेस तो तुम्हारे साथ था, ये बस किस्मत अच्छी थी कि मैं उस बेवकूफ औरत से टकरा गया। और गोचेंग उसे कहता है कि इतने सालों तक लगातार रिकार्नेट होने के बावजूद तुम्हारी यही एटीट्यूड और यही मेंटालिटी है चीजों को लेके, तुमने मुझे पूरी तरीके से निराश किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग की वैल्यू अभी भी 10,000 के आसपास थी और जियांग गोचेंग से पूछता है कि ये एरा डिमोनिक सक्सेसर का इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों है। अब तक पिछले
सालों में हमेशा तुम सभी लोग मेरे पैरों के नीचे धूल चाटा करते थे। लेकिन गोचंग डायरेक्ट जियांग के पेट के ऊपर एक जोरदार किक मारता है और उसे नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है और उसे उठा के पटक देता है, जिससे वो दूर जाके लड़खड़ाते हुए गिरता है। लेकिन गोचंग समय रहते उसके पैर के ऊपर पैर रख लेता है और उसे कहता है, अगर तुम्हें यही सब कुछ कहना है और अगर यही तुम्हारे आखिरी शब्द हैं तो फिर मुझे तुम्हें मारने में देर नहीं करनी चाहिए। वह फिर जियांग गोचंग से कहता है कि कोई शक नहीं है कि कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। इस एरा के डिमोनिक्स, इस एरा के ह्यूमैनिटी सक्सेसर मेरे किसी के काम नहीं है, उन सभी पहले ही तुम्हारे हाथों से मारे गए होंगे। जिस पे गोचंग उसे कहता है, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? जिसके बाद वो चूचू को अपने इनर वर्ल्ड से बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है कि अपने ह्यूमैनिटी सेंसेक्टर से मिल लो जिसको इतना ज्यादा चाहती हो। वैसे भी ये तुम्हारा पहली और आखिरी बार होने वाला है कि तुम इससे मिल रही हो। वह पे चूचू को अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता है कि ह्यूमैनिटी से इंसेक्टर गोचंग के पैरों तले इस तरीके से पड़ा हुआ है जैसे कि वो मरने वाला है। गोचंग उससे कहता है कि यही वो इंसान है जिसको तुम्हें पर बहुत ज्यादा भरोसा है, आओ आओ इसको आके बचा लो। लेकिन चूचू को यकीन ही नहीं होता है कि ये बंदा ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर हो सकता है। वह पे जियांग जैसे ही चूचू की तरफ देखता है तो वो मुस्कुराता है और कहता है कि अगर तुम ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर पैलेस की सक्सेसर हो तो फिर ये काफी ज्यादा कमाल का है। इसके बाद वो वहाँ पे एक और चाल चलता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। गोचंग इसे पीछे हटता है और उतनी ही देर में जियांग चूचू को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वो गोचंग से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने आखिरी मौके पे मुझे इस तरह का चांस दे दिया। गोचंग उससे पूछता है क्या उसका इस्तेमाल करने वाले हो मुझे धमकाने के लिए? जियांग कहता है कि नहीं नहीं, मैं इतना नादान थोड़े हूँ, बस अब इसका समय आ चुका है कि ये सक्सेसर ऑफ एंसेक्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस का फर्ज अदा करे। मैं इसे लाइफ सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल करूंगा जिससे मैं पूरे ह्यूमैनिटीज पैलेस को यहाँ पे बुला लूंगा। भले ही तुम पावरफुल हो लेकिन उन लोगों के आने के बाद हम दोनों ही जमीन पे होंगे और कौन जीतेगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। इस पे गोचंग आगे से कहता है सच में। इसके बाद वो फॉर्चून प्लंडरिंग तलिस्मा का इस्तेमाल करता है और जियांग की जो फॉर्चून वैल्यू थी वो एकदम 1000 से डायरेक्ट 0 पे आ जाती है, जिससे जियांग हैरान होता है क्योंकि जो वो सील ओपन करना चाहता था सेक्रीफाइस देके वो हुई ही नहीं। इसके बाद चूचू की बॉडी के अंदर से गोचंग वाली पावर निकलती है जिससे वो पीछे गिर जाता है। वहीं पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ और उसे गोचंग के एक्सप्रेशन को देख के पता चल जाता है कि गोचंग ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था और जियांग का लिया गया हर एक कदम गोचंग की प्रिडिक्शन के मुताबिक ही चल रहा था और उसे समझ में आ जाता है कि यही उन दोनों के बीच का गैप है। जिसके बाद वो जैसे ही गड्ढे के अंदर गिरता है तो फिर वहाँ पे कई सारी आत्माएं या फिर गोचंग ने जिन्हें अभी तक एब्जॉर्ब किया था उन सभी की एनर्जी थी जो कि जियांग को पकड़ लेते हैं और उसे अपने अंदर खींच के मार देते हैं। वहीं पे गोचंग को जियांग को मारने के बदले में ट्रेजर बॉक्स मिलता है। इसके बाद चूचू गोचंग से कहते हैं कि तुमने ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर को मार दिया है। गोचंग उससे कहता है तो क्या हुआ, मैंने उसे मार दिया, क्या मैं इंतजार करता कि वो मुझे मार दे? वहीं पे गोचंग अपने रिवॉर्ड्स को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसके पास अब 2 रिकार्नेशन सील हो चुकी हैं और उसके पास अगर तीसरी आ जाती है तो फिर उसके पास एक और जिंदगी बचाने के लिए आर्टिफैक्ट या फिर कोई चीज आ जाएगी। वहीं पे गोचंग के पास 2 और चीजें थी जो कि उसे जियांग से मिली थी। जियांग के पास 2 एबिलिटी थी जिसमें से पहले तो कर्माटिक लैंडिंग एबिलिटी थी और दूसरी पर्पल डियाडेम ऑफ फेट थी जो कर्माटिक लैंडिंग एबिलिटी है। इसकी मदद से ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर का जो टैलेंट था वो दूसरी सोल से डायरेक्ट कॉपी कर सकता था, यहाँ तक कि उनके कल्टीवेशन लेवल को भी और उनकी सोल को भी। इसीलिए बेशक ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है लेकिन सच में कमाल की एबिलिटी है। साथ ही में दी पर्पल डियामडेन ऑफ फीट गोचंग की जो लक वैल्यू है जो कि हमेशा काली रहती है उसको इंक्रीज करके पर्पल कलर तक ले जा सकता है और अगर गोचंग इसका इस्तेमाल कर्मा की लैंडिंग एबिलिटी के साथ करता है तो फिर इसे गोचंग आने वाले नए बलि के बकरों को काफी आसानी के साथ पकड़ सकता है और उनके लिए जाल बिछा सकता है। वहीं पे चूचू गोचंग से कहती है कि मुझे भी मार दो, अगर ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर मर चुका है तो फिर अब उसके पास जीने के लिए कोई और वजह नहीं है। इस पे गोचंग उसे कहता है क्यों मारूं मैं तुम्हें, क्या तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है दूसरों के लिए हथियार बनने का, क्या तुम खुद के लिए नहीं जी सकती हो? इसके बाद गोचंग चूचू के आंसू पोंछते हुए उसे कहता है कि चिंता न करो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब तक तो गोचंग को समझ ही चुकी होगे कि इसे दिल लगी बिल्कुल नहीं हुई है, बाकी तुम लोग मुझे रीजन बता सकते हो, मैं पढ़ लूंगा। इस पे चूचू गोचंग से पूछती है कि मेरी मदद करोगे? गोचंग उससे कहता है कि दुनिया को सिर्फ यकीन की जरूरत है, किसी इंसान की नहीं, जैसे कि ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर। और इसके अलावा तुम्हें और मुझे छोड़कर किसको पता है कि वो भड़वा मारा गया? और रही बात ह्यूमैनिटीज पैलेस की तो फिर उन्हें तुम्हें कुछ बताना ही नहीं है और उन लोगों की इतनी अकल तो है नहीं कि वो पता लगा पाए कि अभी यहाँ पे हुआ क्या। जिस पे चूचू आगे से चिल्ला सा भड़कते हुए कहती है यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं वहाँ पे पली बड़ी हूँ, उन्होंने मेरे साथ अभी तक इतना सब कुछ किया है और अगर मैं ये सब कुछ करती हूँ तो फिर उन्हें धोखा देने में अंतर ही क्या है? इस पे गोचंग उससे कहता है कि अंतर है, तुमने उन लोगों को अपना ही सेक्ट माना है और उन्हें बिल्कुल अपने सेक्ट की तरह ट्रीट किया,
लेकिन उन लोगों ने तुम्हें बस एक हथियार की तरह देखा, जो तुम्हें बस एक स्टोरेज आइटम की तरह देखते हैं, जो वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो जब चाहे तब तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और साइड में फेंक देंगे। और वैसे भी तुमने अभी देखा कि उसी ने तुम्हें सबसे पहले छोड़ा था, इसीलिए तुम अगर उन्हें धोखा देती हो तो फिर वो लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इस पे चूचू आगे से फिर से डिमोटिवेट हो जाती है और कहती है कि अगर उसकी नीति यही है तो फिर वो बिल्कुल भी इंसेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज पैलेस को धोखा नहीं दे सकती है। गोचेंग उसे मार देना चाहिए, लेकिन गोचेंग चूचू को गोद में उठा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि अभी तुम्हारे हालात क्या हैं। अभी तुम इस टाइम पे मेरी हो, अगर तुम मरना भी चाहो तो भी तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे हालात कैसे हैं तो फिर मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। इसके बाद उसे दोबारा अपनी इनर वर्ल्ड के अंदर लेके जाता है, उसके कपड़े उतारता है, लेकिन चूचू अपने कपड़े को दोबारा पहन लेती है और उसे कहती है कि ये सब कुछ नहीं चलेगा, छोड़ो मेरे को। खैर अब गोचेंग को जो करना है वो करेगा, मैं और तुम क्या ही कर सकते हैं। खैर इसके बाद हम लोग जाओई को देखते हैं जो कि जियांग का इंतजार कर रहे थे, और जब सामने से बादल हटने लगते हैं तो फिर उसे ऐसा लगता है कि जियांग जीत चुका है और वो उसे कहती है कि तुम सच में पूरी तरीके से पोटेंशियल के अंदर भरे हुए हो। वहीं पे जब वो सामने से गोचेंग को आता हुआ देखती है तो गोचेंग उसे कहता है फुल ऑफ पोटेंशियल, तुम्हारे पास क्या कोई फ्यूचर भी है। वहीं पे जाओई गोचेंग को देखते ही उसे माफी मांगने लगती है, लेकिन गोचेंग एक पल के अंदर ही उसे मार देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने गलत साइड के ऊपर गलत पर्सन के ऊपर भरोसा कर लिया। खैर इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि उस गड्ढे के पास आके पहुंचती है, तो फिर उसे पता चलता है कि जियांग अब यहाँ से गायब हो चुका है। वहीं पे मिंग जब अपने आसपास देखती है तो फिर उसे वहाँ पे अजुरे लोटस ऑफ रीबर्थ का लोटस सीड मिलता है, यानी कि इससे वो लोटस दोबारा बनाया जा सकता है। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोचती है कि इस तरह का ट्रेजर यहाँ पे बिल्कुल भी अनजाने में नहीं छोड़ा जा सकता है, इसी ने जानबूझ के ये मेरे लिए छोड़ा है। और जब वो उसके ऊपर ऑरा को महसूस करती है तो फिर उसे पता चल जाता है कि गोचेंग यहाँ पे आया था और उसने मिंग से पहले ही सभी चीजों को निपटा दिया है। खैर इसके बाद उसकी नजर जब सामने पड़ती है तो फिर उसे वहाँ पे अजुरे लोटस की पत्तियों से दिल बना हुआ दिखाई देता है। भाई मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि अब मैं क्या कहूँ। वह मिंग आगे से कहती है कि यहाँ तक आए थे, ये सब करके गए तो कम से कम एक बार मिल ही लेते, तुम सच में बहुत ज्यादा कायर हो। खैर इसके बाद हम लोग दोबारा मलिका को देखते हैं जिसको दोबारा ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर की रियोन कंट्रोल कर रही थी, रियोन कंट्रोल कर रही है। वहीं पे आसपास जो भी लोग थे वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उन्हें ग्रैनी और ग्रैंड चाइल्ड की मदद करनी चाहिए, यानी कि यायो और ग्रैनी की, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी पास नहीं जाना चाहते थे क्योंकि मलिका का लेवल सेक्रेड रियलम पे है और अगर वो लोग वहाँ पे जाएंगे तो एक झटके में मारे जाएंगे। वहीं पे हम लोग ग्रैनी को देखते हैं जो कि अटैक को डॉज करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं पे मलिका उनके ऊपर जैसे ही हमला करती है तो वो लोग बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। वहीं पे मलिका एक जोरदार स्लैश सीधा यायो के ऊपर मारती है तो फिर वो आगे से रोते हुए कहती है कि वो बिल्कुल भी अपने मास्टर का बदला नहीं ले पाई और अब यहाँ पे मरने वाली है। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे गोचेंग आ जाता है जो कि यायो को बचा लेता है और उससे कहता है कि जब मैंने कहा था कि घर पे रुको तो फिर घर पे क्यों नहीं रुकी। वहीं पे यायो को ऐसा लगता है कि अब वो मारी जा चुकी है, तभी वो गोचेंग को अपने सामने देख पा रही है। इस पे गोचेंग उसे कहता है कि मरी नहीं हो और ऊपर से तुम्हें पता है कि तुम्हारा मास्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है तो वो आसानी के साथ कैसे मर सकता है। जिस पे यायो गोचेंग के चेहरे को खींचते हुए कहती है कि मैं तुम्हें टच कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम सच में जिंदा हो। गोचेंग उसके सर के ऊपर उंगली मारता है और उसे कहता है कि अब चुपचाप यहीं पे बैठो, ज्यादा परेशानी मत करना। जिस पे यायो गोचेंग को गले लगा लेती है और उसे कहती है कि गोचेंग अब उसे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास सिर्फ गोचेंग और ग्रैनी ही बचे हैं। वहीं पे गोचेंग उस यायो से कहता है कि उसने उस बंदे को मार दिया है जिसने उसके भाई की बॉडी के ऊपर कब्जा लिया हुआ था और गोचेंग यायो के भाई की बॉडी को बचाना चाहता था लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। क्या इसे यायो नाराज है? जिस पे यायो मना कर देती है ये कहते हुए कि उसे गोचेंग से कोई भी शिकायत नहीं है क्योंकि गोचेंग उसके फैमिली से भी ज्यादा बढ़कर है। इसके बाद गोचेंग ग्रैनी को मेडिसिन देता है जिससे वो अपनी इंजरी को ठीक कर सकती है। उसी टाइम पे उन लोगों के सामने मलिका आ जाती है जो कि उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन गोचेंग के आ जाने की वजह से ग्रैनी को अब कोई भी दिक्कत नहीं थी। वहीं गोचेंग को भी पता चल जाता है कि मलिका ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर के रियोन की वजह से कंट्रोल की जा रही है, लेकिन गोचेंग इसका इस्तेमाल अपने लाखरी शो के लिए कर सकता था। इसके बाद वो उसे और भी ज्यादा एनर्जी देता है, शायद से अपनी डिमोनिक एनर्जी, जिससे उसका साइज और ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो पहले से और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। वहीं पे उन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि ये डिमोनिक एनर्जी है और तुम्हें तो पता ही है कि मिंग ने यहाँ पे ये बात फैला दी थी कि डिमोनिक सक्सेसर इन लोगों के रियलम के अंदर आ चुका है। अब ये लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि अब इसका मुकाबला कौन करेगा। उसी टाइम पे गोचेंग बाहर निकलता है जो ये शो करते हुए कहता है कि वो यहाँ पे टियानजन रियलम के खातिर मलिका को बर्बाद कर देगा। वहीं पे उन लोगों को यकीन हो जाता है कि गोचेंग जिंदा था, भला ही उन लोगों ने अपनी आंखों से गोचेंग को दो हिस्सों में कटते हुए देखा था किट कैट की तरह, लेकिन क्योंकि गोचेंग एक इमॉर्टल है तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद गोचेंग वहाँ पे डिवाइन आर्ट निर्वाणा ब्रिज का इस्तेमाल करता है तो फिर उसके पीछे से एक पावरफुल बीम जाती है जो कि मलिका के ऊपर गिरते ही मलिका को डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं पे सिस्टम गोचेंग को फॉर्च्यून वैल्यू बढ़ा देता है क्योंकि उसने टियानचन रियलम को बचाया है। ये तो भाई वही बात हो गई कि किडनैप करने के बाद खुद बचा लो और पेरेंट्स से पैसे ले लो। खैर इसके बाद गोचेंग यायो और ग्रैनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि यहाँ का सारा काम खत्म हो चुका है तो फिर हमें अब अपर रियलम में चलना चाहिए। इसके बाद अगला सीन अपर रियलम का होता है जहाँ पे गोचेंग अपने ड्रैगन के ऊपर था और वो सभी लोग अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहीं पे यायो पहली बार अपर रियलम को देख रही थी और वो गोचेंग से पूछती है कि यही अपर रियलम है। इस पे गोचेंग बताता है कि ये बस छोटा
सा हिस्सा है, असली अपर रियलम तो इसके आगे है। और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें और भी कई सारी जगह घुमाऊंगा। वहीं पे याओ गोचंग से कहती है कि उसे याओ के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा बिजी होगा। इस पे गोचंग उसे कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मसाला आर्ट के पास लेके चलता हूँ, वैसे भी वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती है, तुम उसके साथ घूमना। वहीं पे गोचंग जब अपने पैलेस वापस पहुंचता है तो वो सभी गार्ड्स उसे वेलकम करते हैं। वहीं पे याओ गोचंग की फैमिली को देख के काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं पे उन दोनों गार्ड्स को पता ही नहीं था कि गोचंग कब उसके मेंशन को छोड़ के चला गया। खैर उन लोगों की सबसे ज्यादा नजर याओ के ऊपर पड़ती है और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अब ये किसे ले आए अपने यहाँ, जो कि गोचंग से काफी ज्यादा छोटी है। ये पक्का FBI को बुलाने के बारे में सोच रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग याओ को देखते हैं जिसके घर में अच्छी खासी खातिरदारी की जा रही थी। वहीं पे उसे खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है तो वो सर्वेंट को सिस्टर कह देती है, जिसपे सर्वेंट काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है कि इस तरह से मत बुलाओ भाई, नहीं तो मेरा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। इस पे याओ उसे सॉरी कहती है और काफी ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो बाहर वाली है। अब इसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि अपने सर्वेंट को पास बुलाता है और उसे जानकारी लेता है, जिसपे ये सर्वेंट आगे से बस 2 ही 3 जानकारी देता है, जिनमें से एक ही जरूरी है कि यहाँ पे हाल ही में डेसोलेट ग्लूम काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और तबाही मचा रहे हैं। इसीलिए जो भी सेक्ट है वो आसपास के इलाकों में लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी मदद कर सके। वो लोग सबसे पहले हेवनली एम्परर ऑफ माउंटेन के पास गए थे, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर डेमोनिक सक्सेसर होने का शक चल रहा है तो उन लोगों ने अभी इस काम को मना कर दिया है। इसके बाद वो लोग दूसरे सेक्टर के पास भी गए लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया, तो वो अभी के लिए मदद के लिए ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर के पास जा रहे हैं, शायद से उनके सक्सेसर कोई मदद कर दे। वहीं पे गोचंग अपने मन के अंदर सोच रहा है कि अगर ये लोग ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर के सक्सेसर के पास जा रहे हैं तो फिर अभी उनमें से एक तो इधर उधर घूम रही है इन सेक्टर को ढूंढने के लिए और दूसरी तो आलसी है, वो फैमिली के इन्फ्लुएंस दबदबे की वजह से घर में ही पड़ी रहती है, कोई काम धंधा नहीं है उसके पास। अब इसके बाद वो सर्वेंट गोचंग को ये भी बताता है कि इंग्यू उसे मिलने के लिए आई थी, वहीं पे चूफान की बहन माउंटेन ऑफ एम्बरर की छोटी बेटी। वहीं पे गोचंग इस बात से ज्यादा सरप्राइज नहीं होता है क्योंकि छोटी बहनें अपने भाइयों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती हैं। अब इसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं जो कि अपनी जर्नी से वापस आ जाती है और इसने अपने पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है, लेकिन वो अभी लोग वापस नहीं आना चाहते हैं और अच्छे मूड में होने की वजह से वो एक गार्ड को गिफ्ट भी दे देती है और उसे कहती है काफी अच्छे से काम करते हो, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। जिससे दूसरा गार्ड समझ में आ जाता है कि ये काफी अच्छे मूड में है, जिसपे वो गार्ड जियान की तारीफ करता है और उसे कहता है कि वो लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे। उसी टाइम पे जियान उस बंदे से पूछती है क्या तुमने देखा कि मेरा भाई वापस आ गया है। वहीं पे वो गार्ड बताता है कि हाँ वो वापस तो आ गए हैं और साथ ही में अपने साथ एक छोटी लड़की भी लेके आए हैं। दूसरा गार्ड आगे से बताता है कि वो काफी ज्यादा सुंदर है और प्यारी है और काफी अच्छे से गोचंग के साथ बिहेव कर रही थी। और जियान जैसे ही ये सभी बातें सोचती है तो फिर उसके मन के अंदर ऐसी इमेज आती है जहाँ पे वो सोचते है कि गोचंग जो लड़की अपने साथ लेके आया है उसे अपनी बीवी बनाने वाला है या फिर बहन। और साथ ही में वो लड़की जियान से कहती है कि अब से सिर्फ वही गोचंग का ख्याल रखे कि जियान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जियान का मूड खराब हो जाता है और जो गिफ्ट उसने दिया था वो उसे छीन लेती है और उसे कहती है कि तुम लोग बहुत घटिया काम करते हो, तुम लोग कैसे ही किसी को अंदर घुसने दे सकते हो। इसके बाद जियान डायरेक्ट यायो से मिलने के लिए जाती है और पूछती है कि कहाँ पे है वो लड़की, मुझे दिखाओ कि वो कैसी है। वही वो जैसे ही यायो को देखती है तो वो कहती है ये तो बच्ची है। वहीं पे यायो जियान को बहन नहीं कहती है क्योंकि उसे मना किया गया था, तो वो उसे मिस्ट्रेस कह देती है। इससे जियान के भाई टुकड़े हो जाते हैं और वो बिखर जाती है। अब अगर तुम्हें मिस्ट्रेस का मतलब नहीं पता है तो फिर इतना समझ लो, बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहना और खासकर हनीमून पे ज्यादा फोकस किया जाए। अब इसके बाद हम लोग यायो को एक खूबसूरत ड्रेस के अंदर देखते हैं जहाँ पे गोचंग उसकी तारीफ करता है कि वो अच्छी लग रही है और यायो को ये सभी तोहफे जियान ने दिए थे आंटी होने के तौर पे। अब इसके बाद जियान गोचंग का दोबारा दिमाग चाटने लगती है तो फिर गोचंग वहाँ से भेज देता है, तो जियान यायो को लेके वहाँ से चली जाती है और गोचंग भी उससे कहता है कि तुम जाओ, जब तक तुम उसके साथ खुश हो तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे गोचंग को बस इस चीज का इंतजार था कि जियान को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यायो के अंदर पीस ट्री की पावर महसूस हो जाए, तो फिर जियान उसे डायरेक्ट पीस ट्री के पास लेके जाएगी। अब हम लोग वहाँ पे सिस्टर यांजी को देखते हैं जिन्होंने अभी चूचू का भेष लिया हुआ था और वो गोचंग से मिलने के लिए जा रही थी। इसके बाद वो जब गोचंग से मिलती है तब गोचंग उनकी तारीफ करता है कि उसने काफी ज्यादा मेहनत की है, जिसपे यांजी भी आगे से कहती है कि उसे खुशी हुई कि उसने गोचंग की मदद की, जिसपे गोचंग उसे कहता है कपड़े उतारो, जिसपे यांजी हैरान कि ये क्या कह रहा है। इसपे गोचंग खांसते हुए कहता है कि उन्हें चूचू को कपड़े वापस लौटाने हैं। इसके बाद गोचंग चूचू के पास आता है और उसे उसके कपड़े दे देता है और साथ ही में वो सेक्रेट सील भी देता है, इसकी मदद से वो पैसल के अंदर इधर उधर घुस पाएगी। और अगर चूचू के पास ये सील नहीं होगी तो फिर पैलेस के अंदर जो ओल्ड लोग होंगे उन्हें चूचू के ऊपर शक हो जाएगा। लेकिन चूचू गोचंग से चुप रहने को कहती है तो फिर गोचंग उसका मजाक बनाने लगता है, ये कहते हुए बीबी चूचू को गुस्सा आ रहा है। इस पे चूचू उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन गोचंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें आजाद किया, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिससे चूचू हैरान होती है कि आजाद, वो भी किस लिए। इस पे गोचंग कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें आजाद किया, बस मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को बताना नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम सोच नहीं पाओगे। अब चूचू यहाँ पे एक नॉर्मल लड़की की तरह गोचंग से कुछ कहने की कोशिश करती है कि गोचंग ने जो उसके साथ किया है उसको जाने देने से ये सब एक बराबर नहीं हो जाएगा, जिसपे गोचंग उल्टा उसे ही गलत साबित कर देता है, ये कहते हुए कि अगर शुरुआत से ही मेरे साथ कॉपरेट रहती तो फिर ये सबकी जरूरत ना पड़ती। और वैसे भी तुम मुझे समझाने की कोशिश न करो, मैं एक डीमन हूँ, मैंने तुम्हें मारा नहीं है, इसी बात से मैंने उन सभी चीजों का कंपनसेट कर दिया है। इसे चूचू
को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है और गुस्से में उसके घर से बाहर निकल जाती है। वहीं पे वो गार्ड अपने मन के अंदर सोचता है क्या मास्टर ने इसे डंप कर दिया। अब इसके बाद हम लोग इंगियो को देखते हैं जो कि अपने प्यारे भाई के पास ये कंप्लेंट लेके आती है कि ह्यूमैनिटीज पैलेस की जो सेक्रेट लेडी है यानी कि चूचू और वांग दोनों गोचेंग के काफी ज्यादा करीब है और वहाँ पे लेने के लिए वो क्या जाती है। जिसपे चूफन आगे से कहता है कि मैंने उनकी टांगे बांध के थोड़ी ना रखी है, जहाँ चाहे वहाँ पे जाएंगी। इसपे इंगियो उसे कहती है कि वो तीनों लोग ही उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसे डिमोनिक सक्सेसर बना के ही मानेंगे। यहाँ पे काफी कुछ चीजें गलत चल रही है, वो यहाँ पे बैठा थोड़ी ना रह सकता है। उसका प्लान क्या है कि वो आगे क्या करने वाला है। और साथ ही में यहाँ पे ट्रू इमोर्टल एकेडमी भी अब कंप्लीट होने वाली है, जिसपे चूफन आगे से कहता है कि उन्हें अभी के लिए छोड़ दो। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि डेसोलेट ग्लूम्स आने वाले हैं और जल्द ही इमोर्टल एकेडमी उन्हें खत्म कर देगी। और चूफन वहाँ पे जाके बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है कहीं वो मारा ना जाए, लेकिन उसे अपनी बेवकूफ सिस्टर को बेवकूफ तो बनाना ही था, नहीं तो उसको चूफन के ऊपर शक हो जाएगा। और वो अपनी प्यारी बहन से कहता है कि वो इसी मौके का फायदा उठा के उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका सफाया कर देगा और साथ ही में हेवनली एम्परर माउंटेन के ऊपर जो दाग लगा है उसे भी मिटा देगा। अब इसके बाद हम लोग यायो और जियान को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों खेल रहे थे। वहीं पे यायो जियांग से पूछती है कि मास्टर हमेशा बिजी रहते हैं। इस पे जियांग कहती है कि हाँ वो अक्सर बिजी रहता है, यह कहते हुए कि वो कल्टीवेट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोगों को परेशान कर रहा होगा और उनका फायदा उठा रहा होगा। लेकिन यायो को गोचेंग के ऊपर अटूट विश्वास था कि वो बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन है क्योंकि उसने टियानचन रियलम के अंदर कई सारे लोगों के जाने बचाए थे। इसके बाद गोचेंग भी वहाँ पे आ जाता है जो कि जियान को इग्नोर करता है और यायो से पूछता है किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। जिसपे यायो बताती है कि नहीं आंट उसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रही है। वहीं पे जियांग गोचेंग से कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे देख नहीं सकते। इस पे गोचेंग मुझसे कहता है अरे ये तो तुम हो, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई लो क्लास की मीट खड़ी है। अब इसे जियान को गुस्सा आ जाता है और वो गोचेंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। गोचेंग उसके बम के ऊपर लात मार के उसे पीछे फेंक देता है, लेकिन जियान गिरती नहीं है और गुलाटी मार के दोबारा खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नीचे कुचल देता है और उससे कहता है कि ज्यादा उड़ो नहीं। इसके बाद वो अपने वेपन को उठाता है तो हम लोग देखते हैं कि जियान मिट्टी के अंदर गड़ गई थी। जिसके बाद गोचेंग यायो से कहता है कि देखा जो लोग कहना नहीं मानते हैं उनके साथ क्या होता है। इसपे यायो के पसीने छूट जाते हैं और वो आगे से कहती है कि वो गोचेंग का कहना काफी अच्छे से मानेगी। अब इसके बाद गोचेंग वहाँ पे यायो के कंडीशन को लेके जानबूझ के बातें करने लगता है और वो यायो से कहता है कि हम तुम्हारे इलाज को ढूंढ रहे हैं, मैंने कई सारे एल्डर से पूछा है लेकिन अभी तक हमें तुम्हारे सिचुएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। जिस पर यायो कहती है कि उसे पक्का यकीन है कि गोचेंग एक दिन उसकी सिचुएशन को ढूंढ लेगा। उसी टाइम पे जियान भी गड्ढे से बाहर निकल आती है और वो पूछती है कि यायो के साथ हुआ क्या है। जिसपे यायो उसे बता देती है कि वो कल्टीवेट नहीं कर पा रही है लेकिन उसके अंदर कल्टीवेशन का टैलेंट है और इसी प्रॉब्लम को वो लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि गोचेंग भी जियान से यही कहता है कि वो उसका मास्टर है तो फिर वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। जियान को इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जाके खेल सकती है। अब जियान वहाँ पे सजेस्ट करती है कि यायो की एनर्जी उसे कुछ जाने पहचाने से लगती है, इसीलिए गोचेंग और यायो को पीच विलेज चलना चाहिए जहाँ पे उसके मास्टर रहते हैं और उनके पास ग्रेट पावर्स के साथ साथ ग्रेट नॉलेज भी है, इसलिए शायद वो लोग यायो की मदद करने में कामयाब हो जाएं। गोचेंग उससे पीच विलेज के बारे में पूछता है तो जियान उसे बता देती है कि वो कुछ टाइम पहले यानी पास्ट में वहाँ पे छुप के कल्टीवेट किया करती थी। जिसपे गोचेंग जियान के सामने पीच विलेज की पूरी जन्म कुंडली खोल के रख देता है। इसपे जियान उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें इस बारे में पता होगा, तुम्हारी पैनी आंखों से कोई भी चीज छुप नहीं सकती है, तुम्हारी जबान भले ही एक छुरे की तरह है लेकिन तुम्हारा दिल काफी सॉफ्ट है, तुम चुपके से मेरे ऊपर नजर बनाए रखे हुए थे, तुम्हें मेरी काफी ज्यादा चिंता है। इस पे गोचेंग उसे कहता है ज्यादा सोच रही हो, मुझे डर था कि तुम रिवेंज लेने के लिए आ सकती हो इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन करके रखी थी। लेकिन यायो को गोचेंग के ऊपर यकीन नहीं होता है। वही गोचेंग मन के अंदर सोचता है कि साला मैं इन्हें सच भी बता दूं तो भी ये लोग यकीन नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम लोग वैंग को देखते हैं जिसे पता चलता है कि चुचू दोबारा गोचेंग से मिलने के लिए गई थी और उसे थोड़ा बहुत झिझक होने लगती है कि वो वहाँ पे बार बार क्यों जा रही है, ये चीज तो सही नहीं लग रही है। इसके बाद हम लोग लैंगटियान और लिली को देखते हैं। अब इनकी बातें मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। इन्हें यहाँ पे एक और डिमोनिक सक्सेसर देखने को मिला था और उसे लिली ने देखा था और उसने लिली की आंखों के सामने ही दोनों की आंखों के सामने ही एक बंदे की एनर्जी को डिवॉर कर लिया था, लेकिन वो लोग उसका चेहरा देख पाते कि इससे पहले ही वो वहाँ से भाग निकला। जिसपे लैंगटियान लिली से कहता है कि उन लोगों को गोचेंग से बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अपर वर्ल्ड धीरे धीरे करके और ज्यादा बेकार होता जाएगा। उसी टाइम पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि पीच विलेज की तरफ रवाना हो चुका था। अब इसके बाद हम लोग जियान के मास्टर्स को देखते हैं। जियान के पास टोटल 6 मास्टर थे, पहला तो पीच ट्री था और बाकी 5 इंसान थे। अब ये लंगड़े लूले हैं, बाकी 1-2 फिट भी हैं। वहीं पे इन लोगों का 5वां ब्रदर सीकिंग पैलेस के पास गया हुआ था उन्हें सबक सिखाने के लिए जियान की तरफ से, लेकिन उसे आने में थोड़ी सी देर हो गई थी, इसीलिए उन लोगों को हल्की सी चिंता हो रही थी, हल्की सी। वहीं पे एक मास्टर कहते हैं कि हमें जियान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने उसे काफी कुछ सिखाया है और ऑर्डिनरी लोग उसे छू तक नहीं पाएंगे, लेकिन जियान को हमसे मिलने के लिए आना चाहिए था, उसे गए हुए काफी टाइम हो गया है, कम से कम मरने से पहले एक बार अपनी शिष्य की शक्ल देख लो तो खुश हो जाऊंगा। उसी टाइम पे जियान उन लोगों के पास पहुंच जाती है और उन सभी को ग्रीट करती है। वो चारों जैसे ही जियान को देखते हैं तो फिर उनके चेहरे के ऊपर खुशी की लहर आ जाती है और आंसू की नदियां बहने लगती हैं। वहीं पे जियान को विलेज को छोड़े हुए बस 2-3 महीने हुए थे और ये चारों जियान को देख के बातें करने लगते
हैं कि मैंने तुम्हें जब देखा था तब तुम छोटी थी, लेकिन अब तुम काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो। वहीं पे गोचंग उनकी नौटंकी देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वहीं पे यायो को उस पीच ट्री के साथ कुछ महसूस होने लगता है, तो वो गोचंग को बताती है। गोचंग उसे कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वहीं पे जियान के मास्टर उसे पूछते हैं तुम एक लड़की को अपने साथ लेके क्यों आई हो। वहीं पे एक मास्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि चिकने लौंडे बहुत ज्यादा चिकने होते हैं, वो तुम्हारे जैसे समझदार और बेवकूफ लड़की को फंसा लेते हैं, और उसके ऊपर से तुम दोनों का एक बच्चा भी है। ये तो काफी बड़ी नॉलेज हो गई। वहीं पे गोचंग उन लोगों को बता देता है कि गधो, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और हमारा रिलेशनशिप कुछ ज्यादा गहरा नहीं है, इसीलिए ज्यादा ना सोचो। जिसपे वो लोग हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा बड़ा भाई है, काफी अच्छा नाम है गोचंग। वहीं पे जियान उन लोगों को बताती है कि ये वही कमीना गोचंग है, आप इस तरह से हंसना बंद करिए। जिसपे वो लोग कहते हैं कि गोचंग ये तो काफी ज्यादा अच्छा नाम है और ऊपर से इसके पास काफी अच्छे मैनर्स भी हैं। लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पे गोचंग की बात हो रही है तो वो सभी अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं और अपने वेपन सेपन बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि जियान तुम्हें इसने फंसा लिया ना, इसीलिए ये तुम्हें यहाँ पे लेके चला आया। वहीं पे जियान उन लोगों से कहती है कि ये गलतफहमी है, मुझे कुछ समझाने तो दो। लेकिन वो सभी एकदम असैसिन मोड में आ चुके थे। वो कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है, आज ही यहाँ से शांति से बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, हम इसे काफी अच्छा सबक सिखाएंगे। वहीं पे गोचंग भी उनके इस बिहेवियर से काफी ज्यादा निराश हो जाता है और उनसे कहता है कि सीधा मेरे ऊपर इल्जाम थोप देना बिना किसी एक्सप्लेनेशन को सुने हुए, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं पे वो सभी मास्टर तो बिल्कुल भी गोचंग ही नहीं सुन रहे थे और जियान उन्हें समझाती रहती है। इसके बाद ये बात काफी ज्यादा लंबी चौड़ी चलती है और जियान उन्हें समझा देती है, लेकिन वो सभी मास्टर अभी भी गोचंग के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे और उसे कहते हैं कि अगर ये सच में ही इतना ज्यादा गिल्टी है तो फिर ये यहाँ पे खुद क्यों नहीं आया माफी मांगने के लिए। उसी टाइम पे पीच ट्री बोलना शुरू करता है और वो गोचंग से पूछता है कि यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो, जिससे वो सभी मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और साथ ही में इस पीच ट्री का नाम बताया जाता है जिसका नाम ताओ याओ था और वो सभी लोग कहते हैं कि लॉर्ड ताओ याओ ने इस कमीने के साथ बात करने का फैसला किया। वहीं पे गोचंग उस पीच ट्री ताओ याओ से कहता है ये कुछ खास नहीं है, बस उसके डिसाइपल के पास सेम ऑरा है जो उसके पास है बस। जिसपे ताओ याओ आगे से कहती है हम दोनों का डीप कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, जो कि हमारा ओरिजिन है यानी कि असलियत, इसीलिए वो भी काफी आसानी के साथ समझ सकती है कि याओ क्या महसूस करती है और क्या सोचती है। वहीं पे याओ भी गोचंग से यह कहती है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पास एक बड़ी बहन है। वहीं पे जियान और उसके मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सिस्टर ताओ याओ ने याओ के साथ कोई कनेक्शन है जो कि उन लोगों को एक साथ मिलाता है। वहीं पे ताओ याओ उसे कहती है कि जल्दी से मेरी तरफ आगे बढ़ो। जिसपे गोचंग आगे से कहता है कि याओ उसकी बहुत ज्यादा कीमती डिसाइपल है और वो उम्मीद करता है कि सिस्टर ताओ याओ उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगी और अगर वो ऐसा करने के बारे में सोचती है तो फिर गोचंग उनके ऊपर अटैक करने से कतराएगा नहीं। जिससे जियान और उसके मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सिस्टर ताओ याओ की ताकत गोचंग से अभी बहुत ज्यादा है। इस पे सिस्टर ताओ याओ भी आगे से हंसते हुए कहती है कि काफी मजेदार चीज है और वो गोचंग से कहती है लेकिन मैं तुम्हारे और याओ के बीच के उस कनेक्शन को फील कर सकती हूँ जो तुम दोनों के बीच में है, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गोचंग याओ को लेके अंदर बढ़ जाता है। साथ ही में वो उन लोगों को आपस से अलग कर देती है, यानी कि जियान और उसके मास्टर अब कुछ भी नहीं देख पाएंगे कि गोचंग और ताओ याओ के बीच में क्या बात हुई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिस्टर ताओ याओ अपने असली रूप में आती है तो वो काफी ज्यादा कमाल की थी और वो याओ को अपने पास खींच लेती हैं। वहीं पे गोचंग सिस्टर ताओ याओ को ही देख रहा था तो फिर अचानक से उसकी जो पावर्स थी वो गायब हो जाती हैं, जिससे गोचंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सिस्टर ताओ याओ उसे कहती हैं कि अच्छा तुम्हारे पास डिमोनिक हार्ट है। जिसपे गोचंग बात छुपाने की कोशिश करता है ये कहते हुए कि आप तो मेरे ऊपर डायरेक्ट सक्का इल्जाम में ठोपे दे रही हैं। जिसपे ताओ याओ आगे से कहती है क्या तुम खुश नहीं हो कि मैंने तुम्हारे सीक्रेट का पता लगा लिया। जिसपे गोचंग आगे से मिठाई लगाते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसे काफी अच्छे से पता है कि ताओ याओ की पावर कितनी ज्यादा कमाल की है और वो उनसे काफी ज्यादा घबराता भी है, बल्कि वो मन के अंदर यही चाहता था कि सिस्टर ताओ याओ उसके डिमोनिक हार्ट को देख लें। वह भी सिस्टर ताओ याओ गोचंग की खिंचाई करते हुए कहती हैं क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कान है ये बहुत ज्यादा नकली है, बदल लो। वह फिर गोचंग सिस्टर ताओ याओ से पूछता है कि आप याओ के साथ क्या कर रही हैं। इस पे वो बताती हैं कि वो याओ की जो दाव इंजरी है उसे ठीक कर रही हैं, जो दाग उसके ऊपर लग चुके हैं उसे ठीक किया जा रहा है और वैसे भी याओ उसकी छोटी बहन या फिर फैमिली से भी ज्यादा बढ़ के है। वह भी ताओ याओ गोचंग को एक सीधी सादी धमकी देती है ये कहते हुए कि वो याओ को वन पीस में उसके पास लौटा देगी, लेकिन अगर गोचंग कभी भी उसके एक छोटे से बाल को भी छूने की कोशिश करता है तो वो उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। वह गोचंग सच्चाई का पुतला बनते हुए कहता है कि वो कभी भी कमजोरों को बुली नहीं करता है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फिर ताओ गोचंग से कहती है कि तुम्हारा मतलब कि मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ। इस पे गोचंग कहता है कि उसने ऐसा तो कभी भी नहीं कहा, जिससे ताओ को हंसी आ जाती है क्योंकि इससे पहले कभी भी कोई उसे इस तरीके से बात नहीं करवाया था। या तो अक्सर लोग उसे घबराए रहते हैं या फिर उसे चीजें लेने के लिए आते हैं। और वो गोचंग से कहती है कि अगर वो गोचंग से पहला मिली होती तो फिर उसकी लाइफ इतनी ज्यादा बोरिंग न रहती। इतना कहने के बाद वो वापस वहाँ पे चले जाती है और साथ ही में गोचंग एक और धमकी देके जाती है कि जियान उसकी आधी डिसाइपल के बराबर है और गोचंग अगर उसके साथ जो भी प्रॉब्लम है उसे सुलझा लेता है तो वो उसके इनबॉर्न डिमोनिक हार्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करेगी। जिसके बाद वो गोचंग को एक पेटल यानी कि पत्ती देते हुए कहती हैं कि वो उसकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो इस पेटल यानी कि पत्ती के जरिए किसी ओल्ड मैन को ढूंढ पाएगा जिसने ताओ याओ से एहसान लिए रखे हैं।
इसीलिए अगर वो मरा नहीं होगा तो वो शायद से गोचेंग की मदद करने के लिए मान जाए। इस पे गोचेंग उसे शुक्रिया कहता है और बाद में मुस्कुराते हुए कहता है कि ये लो, मैंने एक और नई कमाल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली। इसके बाद तायो वहाँ से चली जाती है। गोचेंग से कहती है कि ये बस एक रिवॉर्ड है जिसकी खातिर तुम याओ का काफी अच्छे से ख्याल रखोगे। इसके बाद जियान आगे बढ़ती है जो कि गोचेंग से पूछती है कि ताओ ने उसे क्या बताया। इस पे गोचेंग बताता है कि उन्होंने कहा कि मुझे काफी ज्यादा परेशानी हुई होगी जियान जैसी छोटी बहन पाके, जिस पे जियान इस तरह का चेहरा बनाती है। इस पे जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद ही ताओ से पूछने के लिए चले जाती है कि उसने गोचेंग को क्या बताया है। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और जियान के मास्टर से बातें करने लगता है और वो उन्हें सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है और ये भी बताता है कि उसने जो किया था उसके लिए उसे पछतावा होता है। वहीं पे जियान को ताओ से पता चलता है कि गोचेंग के पास इन्नेट डिमोनिक हार्ट है और उसे लगातार अपने दाओ हार्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने डिमोनिक हार्ट को सप्रेस करने के लिए, जिससे उसका डिमोनिक नेचर बाहर नहीं आता है। जियान पूछती है क्या उसके दो स्टोन गोचेंग की मदद करती है उसके डिमोनिक हार्ट को दबा के रखने में, जिसपे ताओ हाँ कहती है, लेकिन वो आगे से ये भी कहती है कि वो ज्यादा मदद नहीं करती है और एक न एक दिन उसके डिमोनिक नेचर को बाहर आना ही है। जिसपे जियान कहती है कि अगर वो बोन दोबारा गोचेंग को दे देगी तो फिर क्या उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा, जिसपे ताओ बताती है कि पड़ेगा तो लेकिन ज्यादा नहीं। जिसके बाद जियान वहाँ से चली जाती है बिना पूरी बात सुने। वहीं पे जितने भी एल्डर थे वो सभी गोचेंग से पूछते हैं क्या तुम्हारी सगाई हो गई है। इस पे गोचेंग बताता है कि हाँ हो गई है। जिसपे दूसरा मास्टर उसे पूछता है गांजा फूकोगे। इस पे गोचेंग कहता है कि मैं नहीं फूकता। खैनी खाइएगा क्या? हम तुमको खैनी खाता दिखते रहे, पढ़े लिखे आदमी है, चाय पीते होंगे। ए बटकून चाय ला रहे। और एक तीसरा मास्टर उससे पूछता है कि तुम सेकंड वाइफ भी तो ले सकते हो, वैसे भी यहाँ विलेज में कई सारे सुंदर लड़कियां हैं, चाहो तो सेटिंग करा दूं। उसी टाइम में वहाँ पे जियान आती है जिसने हाथों में छुरा ले रखा था और वो गोचेंग से कहती है कि वो उसे दोबारा अपनी दोस्त बोन देने वाली है ताकि वो अपने डिमोनिक नेचर को सप्रेस करके रख सके। और इस बार वो अपनी मर्जी से गोचेंग को ये दे रही है, किसी ने उसे कहा नहीं है। और अगर गोचेंग को और भी ज्यादा हड्डियों की जरूरत है तो वो भी करेगी। जिसके बाद वो छुरा उठा उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर तुमने दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत की तो फिर मैं तुम्हारा सर टॉयलेट में घुसा के उसका छेद बंद कर दूंगा। इस पे जियान उसे कहती है कि साला मेरी हड्डी है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गोचेंग उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि मैं अभी तक इस हालात में नहीं पहुंचा हूँ कि मुझे छोटी बहन की जरूरत पड़ेगी खुद के जिंदा रहने के लिए। लेकिन जियान उसे कहती रहती है कि तुम्हारा डिमोनिक हार्ट, तो गोचेंग उसे कहता है कि मैं उसे खुद ही निपट लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जियान को गोचेंग को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और वो उसे कहती रही कि ताओ ने उसे पहले ही बता दिया है और अगर उसे दिक्कत होगी तो जियान को भी दिक्कत होगी। वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने कुछ ज्यादा कर दिया क्या, जो मैं इसे अब तक परेशान करते आ रहा था, ये तो मेरी दीवानी हो चुकी है। वहीं पे वो चारों एल्डर भी आगे से रोने लगते हैं, ये कहते हुए कितना प्यारा रिश्ता है इनका, बस रक्षाबंधन में पैसों को लेकर लड़ाई होने वाली है दोनों के बीच में बस। वहीं पे गोचेंग जियान को दूर करता है और उसे कहता है कि अपनी बहती हुई नाक मेरे कपड़ों से साफ करो। जिसपे जियान को गुस्सा आता है और वो गोचेंग से कहती है कि अब उसे उसकी कोई चिंता नहीं है। इसके बाद वो अटैक करती है लेकिन गोचेंग वहाँ से डॉज करके भाग जाता है और बाकी एल्डर से कहता है कि वो किसी काम से जा रहा है और थोड़े टाइम में वो जियान और याओ को लेने के लिए आ जाएगा। इस पे फारो एल्डर उसे कहते हैं कि जाओ जाओ हम इनका ख्याल रख लेंगे। इसके बाद वो चारों एल्डर जियान को छेड़ने लगते हैं, ये पूछते हुए तुम्हें गोचेंग की इतनी चिंता क्यों हो रही है, कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं है, पहले ही बता दो ये दोनों सगे भाई बहन नहीं है। इस पे जियान उन दोनों से कह देती है कि मुंह बंद रखो। अब इसके बाद हम लोग गोचेंग की शिप को देखते हैं और उसके पास एक बंदा आता है जिसके पास बैटमैन जैसा मास्क था और वो बैटमैन गोचेंग को एक जानकारी देता है कि अगर उसे ट्रू इमोर्टल एकेडमी के अंदर जाना है तो फिर उसे लिमिटेड मात्रा में एब्सोल्यूट जिन स्पिरिट्स को मारना पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पे साउथर्न ग्रेट हेवन के अंदर बैटलफील्ड शुरू हो चुकी है और वहाँ पे कई सारे लोग एब्सोल्यूट जिन स्पिरिट को मारने के लिए चले गए हैं। जिसपे गोचेंग बताता है कि लैंगटियान ने उसे पहले ही मैसेज भिजवा दिया था इस बारे में और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं हेवनली एम्पायर ऑफ माउंटेन का घोड़े को खाना खिलाने वाला सर्वेंट मेरे लिए क्या सरप्राइजेस लेके आएगा। बेसिकली च्यूफन की बात हो रही है। अब इसके बाद हम लोग एक झुंड को देखते हैं जहाँ पे लैंगटियन और बाकी सभी लोग थे जिनको तुम लोगों ने देख ही रखा होगा और ये सभी लोग उसी बारे में बात कर रहे थे कि एब्सोल्यूट यंग स्पिरिट को इन लोगों को मारना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को ये भी पता था कि कई सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर और बच्चे वहाँ पे आने वाले हैं और बेशक वो उन्हें उंगली करने की कोशिश करेंगे ही और अगर वो लोग उंगली करते हैं और इन लोगों के बीच में विवाद होता है तो इन लोगों का जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा उनके खिलाफ। जिसपे वैंग का छोटा भाई सुवांग उन लोगों से कहता है कि अगर हम लोग विवाद को अवॉइड कर सकते हैं तो फिर हमें अवॉइड करना पड़ेगा, हमें बस उस एकेडमी के अंदर स्पॉट चाहिए, बाकी सब कुछ हमें छोड़ देना है। वही चिलियांग आगे से कहती है कि अगर हमारे पास गोचेंग होता तो फिर हमें यकीन है कि वो सभी लोग हमें इतना ज्यादा परेशान न करते। इस पे बाकी भी लोग कहते हैं कि हाँ अगर गोचेंग यहाँ पे होता तो फिर उन्हें ज्यादा परेशानी की चिंता नहीं थी। इस पे लैंगटियन उन्हें बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसने मैसेज भिजवा दिया है, गोचेंग भले ही लेट से आए लेकिन वो जरूर आएगा। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि इंग्यू भी वहाँ पे आ जाती है जो कि उन लोगों से
कहती है कि गोचंग यहाँ पे आने वाला है और इंग्यो के साथ साथ वहाँ पे कुछ ब्लैक किलिंग क्लैन से जीनियस भी आए थे जो तुम उसके पीछे देख सकते हो। मुझे पता नहीं इस काले बंदे को क्या ही जुनून चढ़ा है और वो उन लोगों से कहता है कि प्रिंसेस ने तुम लोगों से सवाल पूछा है, जवाब नहीं दोगे, बहरे हो क्या। वह पे उनके पीछे खड़ी लड़की कहती है कि हम सर्कुलेशन में क्या गए, ये नमूने खुद को जीनियस कहने लगे। वह पे लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उनकी बदतमीजी देख के, लेकिन लैंगटियन उसे शांत करा देता है ये बताते हुए कि ये ताकतवर हैं और वो भी इनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकता है। और वो आगे से बड़े शांति तरीके से कहता है कि गोचंग यहाँ पे आने वाला है और वो कब आएगा इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे वो काला वाला बंदा अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो लैंगटियन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें लैंगटियन होना चाहिए, जिसका टाइटल डायरेक्ट गोचंग से मेल खाता है, एक एशियन किंग जिसके पास ट्रू इमॉर्टल फिजिक है, लेकिन मेरे नजरिए से तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। और वो गोचंग की भी बेइज्जती करते हुए कहता है कि गोचंग भी तुम्हारी तरह होगा, इसको बस थोड़ा सा फेम मिल गया है, बाकी वो कमजोर की तरह एक कुत्ता होना चाहिए। सॉरी ये लोग इस तरह के नीचे शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये मेरी फीलिंग है। वहीं सुवांग आगे से कहता है कि गोचंग उन लोगों के बीच में सबसे बड़ा जीनियस है, उसे थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। इस पे ये काला वाला आगे से कहता है कि गोचंग को कोई चैलेंज करने के लिए नहीं मिला होगा, इसीलिए वो टॉप पोजीशन पे है। अब हम आ गए हैं तो देख लेंगे कि कौन यहाँ पे टॉप पोजीशन के लायक है। हालांकि इंग्यू उसे ज्यादा घमंडी होने से मना करती है और उसे कहती है कि अगर वो यहाँ पे आने वाला है तो हम लोग उसे जरूर मिलेंगे। जिसपे लैंगटियन इंग्यू से कहता है कि ये भी सही टाइम नहीं है, अगर उसे गोचंग से मिलना है तो वो लोग बाद में आ सकते हैं। लेकिन इंग्यू मारने को नहीं राजी थी और वो साफ कह देती है कि यही सही टाइम है और वो इस बार गोचंग से मिलके ही जाएगी। और वैसे भी ये फैमिली वैंग फैमिली, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड उनके हेवनली एम्परर माउंटेन से बहुत ज्यादा कमजोर है। वो लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे गोचंग आता है जो कि उन लोगों से कहता है इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही यहाँ पे आ चुका है। और वो इंग्यू से मुस्कुराते हुए माफी मांगता है उसे इंतजार करवाने के लिए। अब गोचंग वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है तो वो अपनी पावर का जलवा दिखाता है। उसके कदम रखते ही वहाँ पे पूरी जगह एकदम शांत हो जाती है। बेसिकली सभी लोग जम जाते हैं। ये स्किल के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, नीचे इस्तेमाल की थी। इसके बाद गोचंग उन दोनों के बगल से निकल जाता है और उनसे कहता है कि ये बात सत्य है कि ये मैं ही हूँ जो कि यहाँ पे आया है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे किस चीज से लेके बात करने के लिए आए हो। इस पे उस काले वाले बंदे के तो पसीने छूटने लगते हैं। अब इंग्यू वहाँ पे सीधा आती है और वो गोचंग से कहती है कि मैं जानना चाहूंगी कि तुमने मेरे भाई के ऊपर इल्जाम क्यों लगाया है कि वो डिमोनिक सक्सेसर है। गोचंग इस पे साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसने कभी डायरेक्टली कहा ही नहीं कि उसका भाई डिमोनिक सक्सेसर है। और ऊपर से रही बात वैंग की, तो उसने उसके साथ कोई बात ही नहीं की है इस बारे में। वो तो मुश्किल से ही उससे उस दिन बात किया था। लेकिन इंग्यू को यकीन नहीं होता है और वो गोचंग से कहती है कि उसके लोगों ने देखा है कि वैंग उसके घर पे अक्सर आती रहती है। और वो गोचंग से दोबारा पूछती है कि वो और उसका इंसेक्टर टेम्पल उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगाना चाहते हैं और उसके इंटेंशन क्या है। जिसपे गोचंग उसे साफ कर देता है कि वो डार्क मैजिक स्किल के बारे में बस थोड़ा सा क्यूरियस है और ये उसके लिए कोई छोटा मैटर नहीं है। और रही बात इनोसेंस की, तो फिर उसे प्रूव ढूंढना चाहिए कि वो लोग पूरी तरीके से इनोसेंस है, ना कि गुस्सा दिखाना चाहिए। और रही बात इस तरीके से, तो वो इस तरीके से यहाँ पे आती रहेगी और पब्लिक का मन बहलाने का काम करेगी, बाकी उसे कोई भी इंसाफ नहीं मिलेगा। और वो उन्हें घूरते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस गोचंग को आसानी के साथ बुली कर सकते हो। अब इसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी इंग्यू को इल्जाम देने लगते हैं कि वो लोग यहाँ पे आके गोचंग को बेफालतू में परेशान कर रहे हैं। अब गोचंग तो यहाँ पे चाले चल रहा था, इसीलिए वो उन लोगों को शांत कराता है और इंग्यू से कहता है कि वो भी यहाँ पे फंसाई जा रही है। और वैसे भी अगर वो लोग यहाँ पे एक साथ आ चुके हैं तो फिर उन्हें बात करके इस मसले से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो चाय पीने के लिए बैठ जाता है और इंग्यू को भी चाय के लिए इन्वाइट करता है। सॉरी यार, ये लोग वाइन पीते हैं, वो भी साली गरम, अब वो मुझे चाय ही लगेगी ना। इंग्यू चाय पीना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद वो गोचंग के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और चाय पीने के लिए बैठ जाती है। और उसे कहती है कि वो अपने भाई के लिए एडवांस्ड एविडेंस ढूंढ के लाएगी जिससे वो उसके नाम को साफ कर सके। गोचंग उसे कहता है कि उसे अच्छे से पता है और वो ये भी बता सकता है कि उसके कोई बुरे इरादे नहीं है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा साफ है। और रही बात उसके पीछे खड़े हुए दो लोगों की, वो तो पहले ही गोचंग के हाथों मजा चख चुके हैं, जिससे इंग्यू को काफी ज्यादा चिंता होती है। लेकिन गोचंग उसे कहता है कि अगर वो उसकी जगह पे होता, अगर वो इंग्यू की जगह पे होता तो फिर वो बहस करने के लिए कोई फालतू का काम न करता, क्योंकि बिना धुएं की आग नहीं लगती है। और इसके ऊपर से एम्परर काफी ज्यादा ग्रेट आदमी है और अगर उन्होंने कोई गलती की होती तो फिर वो खुद ही बाहर आते और उसके साथ बात करते। चूफेन की बात हो रही है जो वो दुल्हन की तरह छुप छुप के बैठा है ना अंदर, वहीं पे खाने के ऊपर नमक छिड़कने के लिए जैंग टियान भी आगे से यही कहता है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर वो हमें एनिमी की तरह देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस पर्सन ने वहाँ पे अटैक किया था, वही जब गोचंग ने अपने पपेट की मदद से वैंग के ऊपर हमला किया था, तब उसने ये बात तो कही ही नहीं थी कि उसको भेजने वाला असल में चूफेन है, और न ही ये बात साफ की गई थी। इसलिए इंग्यू को भी अपने भाई के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है और वो गोचंग से कहती है कि अब वो अपने भाई की पर्सनैलिटी को और भी अच्छे से जोर शोर से देखेगी। इस पे लैंगटियान भी आगे से कहता है कि उन्हें यकीन है कि उन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा ही होगा। वह पे गोचंग लैंगटियान की तरफ देखते हुए कहता है कि ये आदमी है मेरे काम का। इसके बाद इंग्यू उनकी बेईमानी के लिए माफी मांगती है और वहाँ पे वाइन को पी लेती है। वह पे गोचंग आगे से कहता है कि उसे भी कोई दिक्कत नहीं है, अब उन लोगों को काफी अच्छे से पीना चाहिए, लेकिन वो जैसे ही एक सिप मारती है तुरंत ढेर हो जाती है। इस पे काला वाला बंदा बताता है कि इसे पीने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए एक ही पौवे में ढेर हो जाती है। इस पे गोचंग उसे कहता है ठीक है वापस घर ले जाओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आऊंगा। अब इसके बाद लैंगटियान गोचंग को कोने
कोने में लेके जाता है और उसे वो बात बताता है। तुम्हें पता होगा कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें बताया था कि इन दोनों ने भाई बहनों ने जंगल के बीच में एक और डिमोनिक कल्टीवेटर को देखा था। इस पे गोचेंग कहता है कि उसे यकीन है। लैंगटियन आगे से कहता है कि उसने इन दोनों आंखों से देखा है और ऊपर से वो डिमोनिक टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था। जिस पे गोचेंग उसे कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन हमें अभी सांप को डराना नहीं चाहिए और शांति से गेम को खेलना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही बाहर आएगा तो हम उसे धर दबोचेंगे। और वो दोनों ही भाइयों की तरह पंजा मिलाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल। वह पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि हाँ भाई, तुम तो मेरे हुक्म के इक्के हो। लेकिन गोचेंग को ये बात समझ में नहीं आती है कि उसके अलावा तो यहाँ पे कोई डिमोनिक कल्टीवेटर है ही नहीं। साला कौन दिखावा करने के बारे में सोच सकता है और उसे किसी के ऊपर सख्त होता है। अब देखो, मुझे ये सीन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इसलिए डायरेक्ट तुम्हारे मुंह पे दे मारता हूँ। गोचेंग बस इसके बारे में सपना देख रहा है। हम लोग देखते हैं कि पीस ट्री के नीचे गोचेंग रो रहा था और उसकी बाहों के अंदर एक लड़की थी जो कि उसे कहती है कि उसने टियान टियान को पीछे क्यों छोड़ा। टियान टियान इस लड़की का नाम है। इस पे गोचेंग उसे कहता है कि वो बस थोड़ा सा बिजी था और उसके मास्टर के पास सिर्फ एक ही डिसाइपल है जो कि है वो और कोई नहीं। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और खतरनाक औरत आती है जिसके पास सॉर्ड थी और वो गोचेंग से कहती है कि मैं तुम्हारी डिसाइपल हूँ, क्या तुम भूल गए? और तुम इसके बारे में कैसे भूल सकते हो? और ये खून के आंसू रो रही थी। वाओ, यान्दरे वैफू। वह पे गोचेंग इस सपने से भाई आंखें खुल जाती हैं और उसे समझ में नहीं आता है कि ये सील्ड मेमोरी है या फिर कोई सपना। सील्ड मेमोरी का मतलब होता है कि कोई राज या फिर कोई बात तुम्हारे दिमाग के अंदर सील कर दी गई हो जो किसी टाइम पे जाके ही खुलती है। वह पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मुझे से सड़क दो, ऐसा बुरा सपना नहीं आना चाहिए। उसी टाइम पे सिस्टम गोचेंग के पास आता है और उसे बताता है लेडी ऑफ फॉर्चून एक्टिवेट हो चुका है और उसका नाम है स्कारलेट सॉर्सरर्स। और सिस्टम उसे बताता है कि उसकी बॉडी को काफी टाइम पहले ही अबायस के अंदर दफन कर दिया गया था, वो भी कभी ना खत्म होने वाली गहराई में। लेकिन इसके बावजूद उसकी जो नफरत गोचेंग के खिलाफ थी वो कभी दबाई ना जा सकी और उसकी यही कॉन्सियसनेस और उसका यही गुस्सा डार्कनेस में बदल गया, जो कि अब पूरी तरीके से खून की बात में दुनिया के ऊपर बहने वाला है और उसका बेइंतहा प्रतिशोध सीधा गोचेंग के मत्थे ही आके मरने वाला है। गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये औरत कहाँ से आ गई और ऊपर से ये विलन तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसके बाद गोचेंग को बची कुछ यादें दिखाई जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोगों को बंदी बना के रखा गया था और एक बंदा उस लड़की से कहता है, जिसको हम लोग यान्दरे वैफू कहेंगे, कि इन्हीं लोगों ने तुम्हारे लव वंस को मारा है और इन्होंने तुम्हारे गाँव को तहस महस कर दिया, ये तुम्हारे दुश्मन है। मैंने इन्हें पकड़ लिया है, अब डील तुम्हें इन्हीं के साथ करनी है, चाहो तो मार दो, चाहो तो छोड़ दो, बाकी सब तुम पे है। हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथों में शॉर्ट थी जो कि कपकपा रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने सभी लोगों की लाशें बिछा दी। और वहीं पे वो लड़की हंसते हुए गोचेंग से कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो फिर तुमसे शादी करूंगी। जिसपे गोचेंग भी आगे से कहता है, ऑफ कोर्स हम लोग उस बारे में तब बात करेंगे, अभी के लिए बड़े होने पे ध्यान दो। और हाँ, ये अपना वाला गोचेंग नहीं है, ये कमीना वाला गोचेंग है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की बड़ी हो जाती है। वैसे इसके इयरिंग काफी कमाल के हैं। वहीं पे वो लड़की अपने मास्टर के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या उन लुटेरों को जिन्होंने मेरे गाँव वालों को तबाह किया तुमने ही भेजा था? जिसपे गोचेंग आगे से कहता है कि अगर भेजा हो तो फिर क्या? जिसपे वो लड़की शॉट लेके डायरेक्ट गोचेंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो अटैक कर नहीं पाती है और उससे कहती है क्या वो बता सकता है कि उसने ये क्यों किया। लेकिन वो बंदा आगे से साफ मना कर देता है। फिर गोचेंग काफी ज्यादा हैरान होता है इस कहानी को देख के और अपने मन के अंदर सोचता है ये था क्या, डॉग्स ब्लड? अब इसका मतलब मुझे यही लगता है कि पिछली जिंदगी में गोचेंग ने इसी तरह की, यानी कि यायो की तरह की लड़की को डिसेबल बनाने के लिए इसी तरह के लुटेरे भेजे होंगे। बस उसने इस वाली कहानी की तरह जहाँ पे उसने गाँव वालों को मारा नहीं था, पिछली लाइफ में उसने मार दिया होगा, जिसके बाद उसने उसी तरीके की लड़की को अपने डिसेबल बनाया होगा। अब इसके बाद हम लोग इंग्यू को देखते हैं जो कि भाई नशे में उठती है और इसका सर दुख रहा था और इसे काफी ज्यादा शर्म आती है कि ये सभी लोगों के सामने ढेर हो गई बस एक सिप मार के। साथ ही में इसे ये लगा था कि गोचेंग हद से ज्यादा कमीना, चालाक और बेरहम बंदा होगा, लेकिन गोचेंग ऐसा बिल्कुल भी इंसान नहीं था। वो काफी ज्यादा केयरिंग और समझदार लगा और इसे बस चिंता हो रही थी कहीं इसने गोचेंग के सामने उल्टा सीधा कुछ बोल तो नहीं दिया। उसी टाइम पे चूफेन उसके घर में आता है ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, वो भी हैंगओवर वाला। इस पे इंग्यू उससे पहली बार कहती है कि तुम बिना नॉक करे अंदर कैसे आ सकते हो। इस पे चूफेन भी हैरान होकर कहता है क्योंकि मैं कभी नॉक ही नहीं करता था। और उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है कि आजकल उसकी छोटी बहन इस तरीके से तो एक्ट नहीं करती थी, हमेशा उसका कहना मानती थी। इंग्यू अपने भाई से पूछते हैं कि वो यहाँ पे कुछ उसे बताने के लिए आया है। इस पे चूफेन उसे बताता है कि उसे आगो से पहले ही पता चल चुका है कि वहाँ पे क्या हुआ था और सभी लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगे थे। जिस पे इंग्यू अब यहाँ पे गोचेंग की साइड लेती है, उसे यंग मास्टर गोचेंग कहते हुए कि उसे ऐसा लगता है कि गोचेंग को भी फंसाया जा रहा है और उसे फंसाने में गोचेंग का कोई भी हाथ नहीं है। यहाँ पे कुछ दूसरे लोग हैं जो उसे फंसाना चाहते हैं और गोचेंग भी इसी चक्कर में फंस गया है। इस पे चूफेन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि गोचेंग ने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ा दी है कि तुम यहाँ पे आके उसकी साइड लेने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिसके बाद वो उससे सूप को छीन लेता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी डार्कनेस को दूर करने के लिए था, न कि तुम्हारे दिमाग को। इसके बाद वो बाहर चला जाता है उसे ये कहते हुए कि बिना मेरी परमिशन के कहीं भी मत जाना और गोचेंग को फौर और ज्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि उसका असली वाला भाई पहले इस तरह की बात है और इस तरह से बिहेव बिल्कुल भी नहीं करता था। अब इसके बाद हम लोग वो स्वांग को देखते हैं जो कि अपनी बहन से कहता है कि गुस्सा क्यों हो रही हो। इस पे वैंग उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा है कि अगर कुछ भी जरूरी ना हो तो फिर प्रोटेक्शन चार्म का इस्तेमाल मत करो जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हें पता है कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ और अगर मुझे पता चला कि तुमने बेफालतू में उसका इस्तेमाल किया है तो फिर मैं तुम्हें
तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। साथ ही में उसे ये भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि चूचू को अचानक से क्या हो गया कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वैंग चूचू के पास जाती है बीबी चूचू कहते हुए, और चूचू उससे कहती है कि घर पे जाके पार्टी करो ना, इधर उधर क्यों घूम रही हो। जिसपे वैंग उसे कहती है कि मैंने तुम्हें मिस किया तो मैं तुमसे मिलने चली आई। वैसे क्या तुम्हें कोई लीड मिली डिमोनिक सक्सेसर को लेके, और तुम्हारा चेहरा देख के तो ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा सा उखड़ी उखड़ी सी हो, क्या तुम्हें सच में कोई क्लू वुलू नहीं मिला। और ऊपर से मैंने सुना है कि तुम गुचंग की फैमिली के अंदर काफी बार गई है, क्या वो सच में कमाल का है या फिर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन चूचू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके माथे के ऊपर नसें आ जाती हैं, जिसके बाद वो श्यों करके इतनी जोर से भागती है कि वैंग उसका पीछा तक नहीं कर पाती। इसीलिए इसका माथा इतना ज्यादा सनका हुआ है। और ऊपर से सुवांग ने उस प्रोटेक्शन चार्म का बेफालतू में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन वो सुवांग अपनी सफाई देते हुए कहता है कि तुम्हें तो ही कहा था कि अगर कोई मामला जरूरी हो तो फिर मैं प्रोटेक्शन चार्म का इस्तेमाल कर लूं और तुम झट से आ जाओगी। इस पे वैंग उसे कहती है कि जब मर रहे हो तब इस्तेमाल करना था, ताकि मैं आके तुम्हारी जिंदगी बचा लूं, बेफालतू में नहीं। लेकिन वो सुवांग आगे से मुंह बनाते हुए कहता है कि ये मामला अर्जेंट था और ऊपर से ये मामला गोचंग का है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें जल्दी बता दूं। और ऊपर से वो अभी ग्रेट साउथर्न हेवंस के बीच में है और उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। जिसपे वैंग का रवैया चुटकियों में बदल जाता है और वो सुवांग से कहती है कि बहुत अच्छे, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने इस काम को काफी अच्छे से पूरा किया। अब इसके बाद वैंग भागते हुए गोचंग से जाके मिलती है, जहाँ पे गोचंग उससे ज्यादा बात नहीं करता है। बेचने के लिए ये लोग यहाँ पे एक एंट्रेंस ढूंढने के लिए आए थे, जहाँ पे एब्सोल्यूट बैटलफील्ड के अंदर ये लोग घुस सके। और गोचंग थोड़ा जल्दी जाना चाहता था ताकि उसे जो एकेडमी के अंदर स्पॉट है वो थोड़ा जल्दी मिल जाए। इसीलिए इसके लिए उसे वैंग से थोड़ी सी मदद चाहिए थी, और वो मदद कैसी होगी तुम्हें पता चल जाएगा अभी। वैंग इस चीज के लिए मांग जाती है, लेकिन उसे थैंक्स चाहिए था। इस पे गोचंग उसे थैंक्स कह देता है। और इस एंट्रेंस को ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर पैलेस वाले लोगों ने ढूंढा है और उन लोगों ने इन दो सक्सेसर को बताया है, जो कि वैंग और चूचू हैं। अब इसीलिए वैंग गोचंग से कहते हैं कि तुम्हारा थैंक्स काफी हल्का सा है, तुम्हें पता है ना कि पैलेस ने कितनी ज्यादा मेहनत की है इस जगह को ढूंढने के लिए। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि ऐसा भी है क्या मुझे कुछ ज्यादा एप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। जिस पे वैंग उसके करीब जाके कहती है कि मुझसे शादी कर लो, इसके बारे में क्या ख्याल है। लेकिन गोचंग उसे दूर हटके कहता है कि मेरी सगाई पहले ही हो चुकी है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, अपने शब्दों को ध्यान में रख के बोला करो। जिस पे वैंग उसे कहती है कि तुम्हारी शकल दिखने में तो एक इवल पर्सन की तरह है, पता नहीं कि तुम एक डेडिकेटेड मैन की तरह क्यों बनना चाहते हो। खैर अगर शादी नहीं कर सकते हो तो फिर कोई पर्सनल ट्रेजर ही दे दो अपना। जिसके लिए गोचंग मान जाता है और वो अपने पास से खुद का ही जेट और रोमेंट पेंडेंट बाहर निकालता है और वो वैंग को दे देता है। वैंग उसे पूछती है ये तुम्हारा सच में पर्सनल चीज है, और अगर मुझे भी कुछ मदद की उधर की जरूरत पड़ी तो फिर मैं इसका इस्तेमाल करके तुम्हें कहीं भी बुला सकती हूँ। गोचंग उसे कहता है हाँ हाँ बुला लेना। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मदद करना अलग चीज है और मुझे बुलाना अलग चीज है, और मदद करने में कोई भी बुराई नहीं होगी। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में हेवनली एम्परर ऑफ माउंटेन की बात होने लगती है, जहाँ पे गोचंग बताता है कि वो उनकी डॉटर से मिला है और वो काफी ज्यादा अच्छी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसा लगता है कि उसे अंधेरे में रखा जा रहा है, लेकिन वो अभी तक चूफेन से नहीं मिला है और उसने जब न्योता भेजा तो फिर उसने मिलने से भी इनकार कर दिया। लेकिन वो दोनों ही आज यहाँ पे आने वाले हैं। जिसपे वैंग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती है और आगे से कहती है कि ऐसा लगता है कि वो छुपाना चाहता है कि वो डिमोनिक सक्सेसर है, इसीलिए हम लोग उसे आज टेस्ट कर सकते हैं। जिसपे गोचंग उसे कहता है कि अरे वाह तुम्हारे घोड़े तो काफी ज्यादा तेज चल रहे हैं दिमाग के। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लैंगटेन और बाकी सभी लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और इनको चारा गोचंग नहीं डाला था ये इन्फॉर्मेशन बता के कि यहीं से एंट्रेंस है एब्सोल्यूट बैटलफील्ड के अंदर घुसने की। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे चूफेन और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं, साथ में इंग्यू भी। और इंग्यू ने इसे चारा डाला है ये बताते हुए कि यहीं से एंट्रेंस है एब्सोल्यूट के अंदर जाने की, और इंग्यू को गोचंग ने चारा डाला है यानी कि इन्फॉर्मेशन की यहीं से एंट्रेंस है, यहीं पे आ जाना। और वहाँ पे चूफेन बाकी सभी लोगों को देख के कहता है कि अरे वाह बिन बुलाए मेहमान भी आए हैं। वही वो सभी लोग चूफेन के अंदर से निकलते हुए ऑरा को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका ऑरा काफी ज्यादा शक्तिशाली था। वहीं पे हम लोग वैंग और गोचंग को देखते हैं और वैंग गोचंग से कहती है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि वो यहाँ पे आने से खुद को रोक नहीं पाएगा। इस पे गोचंग उसकी तारीफ करता है कि अरे वाह तुम तो कमाल की हो। वहीं पे चूफेन को भी पता चल जाता है कि कुछ लोग छुपे हुए हैं। बेसिकली उसने वैंग के बारे में पता लगा लिया था और वो उनसे कहता है कि बाहर निकल के मुखड़ा क्यों नहीं दिखाते हो। वहीं पे बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आता है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पे वैंग उसकी तारीफ करती है कि उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा कमाल की है, उसने हमें ढूंढ निकाला, कहीं वो सच में डिमोनिक सक्सेसर तो नहीं है। इस पे गोचंग कुछ भी नहीं कहता है, बस इतना ही कहता है कि जैसे उसके बारे में अफवाह है वैसा वो इंसान है। जिसके बाद गोचंग वहाँ से कट लेता है वैंग से कहते हुए कि अब तुम यहाँ पे संभालो। जिसपे वैंग उसे कहती है कि कम से कम थोड़ा जेंटलमैन बन के तो कह लो। अब इसके बाद वैंग वहाँ से बाहर निकलती है तो उन सभी लोगों को क्वाशी सेक्रेट एक्सपर्ट का ऑरा महसूस हो जाता है। वहीं पे चूफेन उसे जान पहचान करने के बारे में आगे बढ़ ही रहा था कि वैंग उसके करीब आती है और उसका तुम स्टैंस देखो, तुम्हें साफ पता चल रहा है कि कितनी जोर की पड़ी होगी चूफेन को। इसके बाद वैंग उसके ऊपर जोर का पंच मारती है और उसके भाई दांत बाहर आ जाते हैं। वहीं पे लैंगटेन और उसके बाकी सभी साथी ये देख के हैरान हो जाते हैं, साला ये तो अनएक्सपेक्टेड था। वैंग का पंच खाने के बाद वो खिसकते हुए दूर जाके गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं पे वैंग उसे कहती है कि तुम्हें तो कौशी होली लेवल पे होना चाहिए था, तुम अपनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हो। वहीं पे वो काला वाला बंदा आगे से कहता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, सब लोग इसे घेर लो। वहीं पे जब सभी लोग अटैक करने के लिए आके बढ़ी रहे थे उसी टाइम पे हम लोग देखते
देखते हैं कि वैंग वहाँ पे थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है और उसकी थंडर टेक्निक को देख के काले वाले बंदे को समझ में आ जाता है कि वैंग रेंजो टेम्पल की डिसेंडेंट है। और वहीं पे वैंग उसे कहती है कि मेरे बारे में पता चल चुका है तो पीछे हट जाओ और रास्ते के बीच में आने के बारे में सोचना भी नहीं। वहीं पे इंग्यू अपने भाई के सामने आ जाती है और वो वैंग से कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि उसका भाई डिमोनिक सक्सेसर है और वो लोग बेफिजा में किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन वैंग तो आगे से सीरियस थी और वो वहाँ पे अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि वो पूरी तैयारी के साथ आई है और उसके भाई के खिलाफ जो भी सबूत है वो सभी यही साबित करते हैं कि वही डिमोनिक सक्सेसर है। और वो चूफेन से कहती है कि अपना चेहरा दिखाओ, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या चीज है। वहीं पे चूफेन भी अपने मन के अंदर सोचता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं दिखाना नहीं चाहता। वहीं पे ये सभी लोग चूफेन की बेइज्जती करने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये तो प्रिंस है, ये तो साला काफी कमजोर है। जैसा कि अफवाह थी कि इसके बारे में ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है, वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। अब इसीलिए चूफेन अपनी गरिमा को बचाने के लिए, गरिमा लड़की नहीं है, इंग्यू के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अब वो यहाँ से संभाल लेगा। लेकिन चूफेन ने अभी तक कुछ खास मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं किया था और वो ना ही उनमें परफेक्ट हुआ था, इसलिए इसके पास ज्यादा तरकीबें नहीं है। वहीं पे वैंग अपने अटैक को करने के लिए आगे बढ़ी रही थी तो फिर वहाँ पे चूफेन भी अपनी पावर को रिलीज करता है। इसके बाद वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि चूफेन काफी बुरी तरीके से हारा जाता है। वहीं पे वो अपनी हार से ये साबित कर देता है कि वो डिमोनिक सक्सेसर नहीं है, नहीं तो वो इतनी जल्दी बिल्कुल भी ना हारता और अगर वो लोग उसे मार भी देते हैं तो भी वो उनका डिमोनिक सक्सेसर नहीं होगा। लेकिन वैंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कब्र में तुम्हारे सीक्रेट के साथ भेज दूंगी। जिसके बाद वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा बॉल बनाती है और वो उनके ऊपर फेंक के उनका कीमा बनाने वाली थी। वहीं पे इंग्यू अपने भाई को बचाने के लिए सामने आ जाती है, जिससे चूफेन हैरान होता है कि इसे क्या हुआ, ये क्यों मरना चाहती है। लेकिन उसी टाइम पे गुचेंग वहाँ पे हीरो की तरह एंट्री मारता है, जो कि एक झटके में उस इलेक्ट्रिक बॉल को यूं ही गायब कर देता है और उन लोगों से कहता है कि ये बस गलत फहमी है, इसीलिए वैंग को कुछ समय के लिए थम जाना चाहिए। इसके बाद गुचेंग इंग्यू से पूछता है तुम डर गई होगी ना। इस पे इंग्यू उसे कहती है कि नहीं नहीं, डर तो लगा था लेकिन उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया। वहीं पे चूफेन भी गुचेंग को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पे ये सभी लोग भी हैरान होते हैं कि गुचेंग ने अचानक से वाइल्ड कार्ड एंट्री कहाँ से मार ली। वहीं पे वैंग गुचेंग से पूछती है क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो। इस पे गुचेंग उसे साफ कहता है कि ये बंदा अभी तक डिमोनिक सक्सेसर है या नहीं अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और इस मामले को छोड़ देना चाहिए। जिसपे वैंग उसे कहती है क्या तुम उसकी एबनॉर्मलिटीज को देख नहीं सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अपने पीछे खड़ी प्रिंसेस यानी कि इंग्यू के अंदर इंटरेस्टेड हो, इसीलिए यहाँ पे फालतू की बकवास कर रहे हो। वह भी गुचेंग मस्त तरीके से अपने दामन पे बिना दाग लगाए इस चीज को लुढ़का देता है, ये कहते हुए कि उसे इंग्यू की पर्सनैलिटी पसंद है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि मुंह पे बोल देती है, बातें छुपाती नहीं है और वो बेशक ये नहीं चाहेगा कि वो इन सभी मामलों के अंदर घसीटी जाए। जिस पे वैंग उसे कहती है ठीक है मैं इस मामले को जाने दे रही हूँ लेकिन अगले बार नहीं जाने दूंगी। और वो अपने मन के अंदर सोचती है क्या तुम भूल गए साला तुम्हारे पास एक फियांसे भी है, तब भी लाइन मार रहे हो। वह पे गुचेंग जाते हुए उसे भाई इन्वाइट करता है ड्रिंक के लिए, तो वैंग आगे से मना कर देती है, ये कहते हुए कि साला तुम शराब में जहर मिला दोगे, मैं नहीं पीने वाली। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में थैंक यू होने लगता है और इंग्यू गुचेंग से कहती है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में मदद चाहिए हो तो भागते हुए मेरे पास आ जाना, मैं मदद कर दूंगी। वह भी गुचेंग जानबूझ के ये बात उसे बता देता है कि ये मेरी ही गलती है कि उसने इंग्यू को इस एंट्रेंस के बारे में बता दिया था, तो ही वो लोग यहाँ पे आए और वैंग ने उन्हें पकड़ लिया। अब उससे चूफेन को झटका लगता है कि साला ये तो इसी का जाल बिछाया लग रहा है। वह भी गुचेंग बच्चे को इसी कसर भी निचोड़ देता है, ये पूछते हुए तुमने अपनी मार्शल आर्ट चेंज कर दी है क्योंकि तुम्हारे स्ट्रेंथ पहले तो बिल्कुल इसी तरीके से नहीं थी। जिसपे चूफेन आगे से कहता है कि मैं अपनी मार्शल आर्ट क्यों चेंज करूंगा। जिसपे गुचेंग आगे से कहता है कि उसे ऐसा लगा था कि वो चोटिल होगा, इसीलिए उसे ऐसा लगा कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, लेकिन सारी चीजें थोड़ी सी अलग हैं। अब ऐसे इंग्यू चूफेंग से पूछने लगती है मुझे तो तुमने बताया था कि तुम्हारी कल्टीवेशन के दौरान मेमोरी चली गई थी, इसीलिए तुम कमजोर हो गए, कि तुम चाहते हो कि गुचेंग तुम्हारे ऊपर एक नजर फेर ले। लेकिन चूफेन आगे से मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये छोटा मामला है, उन्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इससे चूफेन की लक वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ता है और उसकी लक वैल्यू नीचे गिर जाती है। अब गुचेंग को इतना ही करना था, जिसके बाद वो अलविदा बोल के वहाँ से निकल लेता है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि उसकी लक वैल्यू थोड़ी सी नीचे गिर जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पे वैंग गुचेंग से पूछती है कि तुमने मुझे रोक क्यों लिया, मैं तो उसका कीमा बनाने वाली थी। लेकिन गुचेंग उसे रीजन नहीं बताता है, बस कह देता है कि ऐसे ही। दरअसल गुचेंग ने वहाँ पे उसे इसलिए रोक लिया था क्योंकि अभी तक उसकी जो फॉर्चून वैली है वो पूरी तरीके से क्लियरिफाई नहीं की गई है, इसीलिए अगर वो मरता है तो फिर इल्जाम किसी न किसी को तो लेना ही पड़ेगा। वहीं पे वैंग को काफी ज्यादा यकीन था कि चूचू बहुत जल्द ही डिमोनिक सक्सेसर को ढूंढ ही निकालेगी। हालांकि गुचेंग तो पता ही था कि वो कितना ज्यादा महान है डिमोनिक सक्सेसर को ढूंढ के निकालने में। अब इसके बाद वैंग उसे बताती है कि चूचू भी अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर है, जहाँ पे शायद उसे चलना चाहिए और उन लोगों को मदद करनी चाहिए। लेकिन गुचेंग वहाँ से कट लेता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, इसीलिए वो पहले निकलता है। और गुचेंग के जाने के बाद वैंग अपने मन के अंदर सोचती है कि साला जैसे ही मैंने चूचू के बारे में बोला तो इसके एक्सप्रेशन बदल गए, कहीं दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। और वो अपने मन के अंदर सोचती है गुचेंग कहीं तुम लौंडियाबाज तो नहीं। अब इसके बाद हम लोग जुवेन बैटलफील्ड को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी क्लैन के मास्टर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे किसी क्रीचर के पीछे जा रहे थे जिनका लेवल कौशी लेवल से भी ज्यादा ऊपर का होता है। वहीं पे उन लोगों का जो यंग मास्टर था वो आगे से कहता है कि अगर जंगल जनरेशन
में से कोई भी कौशी लेवल के क्रीचर को मार देता है तो फिर उसे यंगर जनरेशन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट समझा जाता है। इसीलिए इस बंदे को ऐसा लगता है कि गोचंग जो कुछ भी कर सकता है वो ये भी बंदा कर सकता है, जिसपे पीछे से उसके लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे सीक्रेट रियलम से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जो कि कहते हैं कि अच्छा तो तुम ही हो वो लोग जिन्हें हमें आज निपटाना है। जिसके बाद वो लोग उन्हें बताते हैं कि हमें ऑर्डर मिला है कि हमें तुम्हें मारना है। वहीं पे इन लोगों के अंदर से पता नहीं क्यों चूफेन की एनर्जी बाहर निकल रही थी और वहीं पे उन लोगों का यंग मास्टर आगे से कहता है कि हम दोनों वर्ल्ड के बीच में कोई भी लड़ाई दंगा नहीं है, इसीलिए तुम्हारा प्रिंस हमें क्यों मारना चाहता है। लेकिन वो बंदा आगे से बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ता है और उसकी मुंडी उखाड़ के उसे मार देता है। इसके बाद उसकी टीम के जितने भी लोग थे वो सभी लोग मारे जाते हैं। वहीं पे उनका यंग मास्टर मरते मरते वहाँ पे ट्रांसमिशन पल्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि एक तरह से मैसेज था या फिर टेप रिकॉर्डर की तरह काम करेगा, जो कि उसके क्लैन वालों को बता देगा कि किलर प्रिंस ऑफ यंग द माउंटेन एम्परर है, एक ये हमारा चूफेन। अब उसके बाद वहाँ पे गोचंग भाई साहब एंट्री मारते हैं ये कहते हुए कि ये मेथड काफी ज्यादा कमाल का है, तुम्हारी ब्लड लाइन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। अब जाके यंग मास्टर को पता चलता है कि अटैक करने वाले हमारे गोचंग भाई साहब थे, जो कि आगे से इस तरह से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हैव अ गुड ट्रिप और मैं तुम्हारी लाइफ को इस मुस्कान के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। अब इसके बाद हम लोग लैंडियन और उसके पल्टन को देखते हैं जो कि उस तरफ जा रहे थे जहाँ पे उस बंदे के जो क्लैन वाले थे उन सभी लोगों ने चूफेन और उसके लोगों को पकड़ लिया था। वहीं पे इन लोगों को अब इस बात से पक्का यकीन हो जाता है कि चूफेन असली डिमोनिक सक्सेसर है और उस टाइम पे जहाँ पे वैंग ने उसके ऊपर हमला किया था तब वो अपनी कमजोरी दिखा रहा था। अगर वो पूरी ताकत के साथ लड़ता तो फिर वैंग के भी छक्के छुड़ा दिए जाते हैं, लेकिन अगर गोचंग ने उस समय उसकी जान न बचाई होती तो फिर शायद से आज ये सब कुछ न हुआ होता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस लड़के के क्लैन वाले यानी यंग मास्टर वाले वो सभी लोग चूफेन से कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारे यंग मास्टर को मार दिया है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि चूफेन आगे से यह कहता है कि साला उस दिन तो मैं अपने लोगों के साथ था, तुम्हारे पास एविडेंस क्या है? जिसपे उनके सेक्ट का लीडर या फिर बड़ा वाला कोई भी चीज कहता है कि उसके यंग मास्टर ने वहाँ पे उनके क्लैन का सीक्रेट मेथड इस्तेमाल किया था ये बताने के लिए कि तुम ही हो डिमोनिक सक्सेसर। जिसपे चूफेन दोबारा कहता है कि साला मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरा किलिंजे के साथ कोई दुश्मनी वाला आंकड़ा ही नहीं है, और रही बात उस सीक्रेट मेथड की तो फिर इसका क्या पता है कि वो सच है या नहीं, साला तुम ही लोग तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उन लोगों को तो चूफेन के ऊपर यकीन ही नहीं होता है और वो आगे से उसे कहते रहते हैं कि उसका बाप और वो पूरी दुनिया को जीत नहीं सकते हैं एम्परर होते हुए। बहुत जल्दी पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो डिमोनिक सक्सेसर है, जिसके बाद वो पूरी दुनिया का एनिमी बन जाएगा। हालांकि चूफेन आगे से बस यही कहता है कि उसने जोयन क्रीचर को मारा था ताकि वो पैलेस के अंदर एक स्पॉट ले सके। इसके बाद वो पूरा टाइम अपने दोस्तों के साथ ही रहा। लेकिन उसी टाइम पे चूफेन के कुछ दोस्त आगे से कहते हैं कि बैटल के दौरान ये कुछ टाइम के लिए गायब हुआ था और ऊपर से इसकी स्ट्रेंथ है। इस पे चूफेन पीछे मुड़ के उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों को भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है, साला क्या मैं आराम करने के लिए भी जाऊं तो फिर तुम्हें रिपोर्ट करके जाऊं। जिसपे इंग्यू आगे से कहती है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन उसका रवैया आजकल काफी ज्यादा बदला हुआ है और ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा डिम डिम दिखाई दे रही है। जिसपे चूफेन उसे कहता है इंग्यू तुम मेरे ऊपर भी अब शक करोगे। उसी टाइम पे यंग मास्टर के क्लैन का एक बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी फेट वैल्यू काफी ज्यादा गिर जाती है। जिसके बाद वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और सभी लोग उससे पीछे हट जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि चूफेन ने वहाँ पे अपने डिमोनिक बेल का इस्तेमाल किया था जो कि एक सुप्रीम डिवाइस है जो कि सोल स्मूथिंग एशियंट बेल है, जिसका इस्तेमाल एम्परर अपने बेटे के लिए करना चाहते थे और उन्होंने रिफाइन करके चूफेन को दे दी। और ये बेल काफी ज्यादा शक्तिशाली है और ये पूरे इलाके में एक स्पेस बैरियर बना देती है। घुसना तो आसान है लेकिन बाहर निकलने में छींके आ जाती हैं। वहीं पे चूफेन उन लोगों से कहता है कि साला मैंने 10,000 बार कहा कि मैं डिमोनिक सक्सेसर नहीं हूँ, लेकिन तुम सभी लोग मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो, तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं होता है। वहीं पे वो काला वाला बंदा चूफेन से कहता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अगर वो यही तरीका आजमाता रहा तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वहीं पे इंग्यो भी उसे यही कहती है, लेकिन चूफेन उसे कहते हैं कि तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझती हो तो फिर तुम मेरे ऊपर शक कैसे कर सकती हो, बस कुछ लोगों के शब्दों की वजह से। जिसपे इंग्यो के पास कोई भी शब्द नहीं थे और चूफेन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिसके बाद उसकी जो स्पिरिचुअल बेल थी वो ऊपर चमकने लगती है, यानी कि वो अटैक करने वाली थी। तो फिर सभी लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है जो कि ये वही गार्ड्स थे जिन लोगों ने की जिलिन को मारा था और वो लोग यहाँ पे चूफेन को अपना लॉर्ड कहते हैं और उसे कहते हैं कि कोई भी यहाँ से बच के नहीं निकल पाएगा। जिसपे वो सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसने अपने सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल कर लिया हम लोगों को मारने के लिए, अब ये हमें यहाँ से कभी भी जिंदा जाने नहीं देगा। जिसके बाद वो सभी गार्ड चूफेन के सामने अपना सर झुकाते हैं और उसे डिमोनिक सक्सेसर कहते हैं। चूफेन उनसे कहता है कि साला तुम लोगों के पास डिमोनिक हो रहा है, मैं तुम्हारा कोई लॉर्ड वॉर्ड नहीं हूँ। वहीं पे इंग्यो तो उसके ऊपर पूरा शक करने लगती है कि साला तुम्हें डिमोनिक सक्सेसर हो। वहीं पे चूफेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है और इंग्यो उसे कहती रहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हें डिमोनिक कल्टीवेटर हो। लेकिन उसी टाइम पे वो दोनों गार्ड आगे बढ़ते हैं और उन दोनों के हमला करके उन्हें पर पीछे फेंक देते हैं। वहीं पे लैंगडियन और वो सुवांग बात करते हुए कहते हैं कि इनका रियलम काफी ज्यादा हाई है, ऐसा लगता है कि यही अंध है। हम देखते हैं कि उनमें से एक गार्ड इंग्यो को पकड़ लेता है। वहीं पे इंग्यो मार खाते हुए पड़ी रहती है और वो चूफेन से कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बेरहम होगे कि तुम मुझे भी मारने के बारे में सोचोगे। वहीं पे चूफेन आगे से चिल्लाते रहता है कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है और उसी टाइम पे वहाँ पे गोचंग हीरो वाली एंट्री मारता है जो कि गार्ड को साइड में कर
देता है। वहीं पे वो गार्ड खिसकते हुए चूफेन के पास चला जाता है यंग मास्टर कहते हुए। वहीं पे वो सभी लोग जैसे ही गोचेंग को देखते हैं तो फिर उनके अंदर खुशी की लहर छा जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो सभी लोग जिंदा रह सकते हैं। अब मैं इनकी ड्रामेबाजी बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे गोचेंग डायरेक्ट इंग्यो को डिमोनिक सक्सेसर डिक्लेयर कर देता है, लेकिन चूफेन खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है और वो गोचेंग से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, ये सब तुम्हारा ही बिछाया हुआ प्लान है। लेकिन गोचेंग इस पे साफ इंकार कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, यहाँ तक कि तुम अपनी बहन को भी मारना चाहते हो। आज तो हम सभी लोगों को इंसाफ चाहिए ही। सभी लोग ही गोचेंग की सफाई देते हैं, ये कहते हुए कि इसने पहले ही अपने तरीकों का इस्तेमाल करके हम में से कई सारे लोगों को मार दिया है, हम इसे जाने नहीं दे सकते हैं। वहीं पे चूफेन आगे से चिल्लाते रहता है कि गोचेंग ही यहाँ पे असली विलन है, वो सभी लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन उसी टाइम पे गोचेंग के जो दो गार्ड्स थे वो चूफेन का बिना ऑर्डर लिए हुए उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो फिर गोचेंग इंग्यो को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगता है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और बेशक यहाँ पे कमजोर और घायल होने की एक्टिंग करने लगता है, मार खाते हुए पीछे की तरफ खिसक के। इसी बात का फायदा उठा के वो दोनों गार्ड्स तेजी की तरफ आगे बढ़ते हैं गोचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन गोचेंग वहाँ पे सुप्रीम वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को पीछे पटक देता है। अब इसके बाद चूफेन वहाँ पे अपनी गवाही साफ करने के लिए अपनी सॉल शूटिंग बेल का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन वो दोनों गार्ड्स बेचारे को कुछ करने ही नहीं देते हैं और उसे पकड़ के कहते हैं मालिक हमें यहाँ से निकलना होगा, वो बंदा काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन हम लोग बाद में उनसे लड़ने के लिए वापस जरूर आएंगे। जिसके बाद वो दोनों चूफेन को पकड़ते हैं और वहाँ से उड़ते हुए जाने लगते हैं और चूफेन भी लाइक छोड़ दो मुझे, जाने दो, तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। और इस सीन के लिए मेरे पास परफेक्ट मीम है, तुम लोग देखो उसे। क्या कर रहे हो? अरे अरे छोड़ो छोड़ो, अरे मेरा लूना चला गया, मेरा लूना, अरे छोड़ो, कहाँ उठा के लेके जा रहे हो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे। अब इसके बाद उन सभी लोगों को लगता है कि चूफेन यहाँ से खिसक लिया है, लेकिन वो दोबारा वापस जरूर आएगा। इसके बाद वो सभी लोग गोचेंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, क्योंकि भाई साहब घायल होने की एक्टिंग जो कर रहे हैं। वहीं पे गोचेंग उन लोगों से कहता है कि वो सुप्रीम वेपन एक्टिवेट करने की वजह से उसे ब्लैकलिस्ट पर रहे हैं। इसके बाद हम लोग चूफेन को देखते हैं, जिसको वो गार्ड अभी भी उड़ाते हुए लेके जा रहे थे और वो उनसे कहता रहता है छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो। और उसके जो पॉइंट थे यानी कि फॉर्चून पॉइंट वो लगातार माइनस में चले जाते हैं। वहीं पे इंग्यो गोचेंग को अपनी चिंता दिखाती है और उसे कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लग गई। हालांकि गोचेंग उसे कहता है शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें खासकर अपनी पोजीशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए जब तुम्हारे सेक्ट को इतना बड़ा झटका लगा है। जिसपे इंग्यो भी आगे से यह कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चूफेन उसे मारने का इरादा रखेगा। अब इसके बाद चीलियांग और जितनी भी फीमेल डिसेबल थी वो सभी आगे मरने लगती हैं गोचेंग से कहते हुए कि उनके पास कुछ मेडिसिन है जिनकी मदद से गोचेंग ठीक हो सकता है। देखते ही देखते वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ लग जाती है कि पूछो नहीं, और सब कोई अपनी मेडिसिन गोचेंग को देने के लिए तड़प रहा था। हालांकि गोचेंग उनसे कहता है कोई जरूरत नहीं है, ये बस छोटी मोटी चोटें हैं और वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग गोचेंग के उन्हीं गार्ड्स को देखते हैं जिन्होंने एकदम कमाल की एक्टिंग की थी, और वो तीनों गोचेंग को बताते हैं कि उन लोगों ने चूफेन को एक ऐसे एरिया में छोड़ दिया है जहाँ पे कोई भी नहीं है और वो खुद से ही मारा जाएगा शायद। अब यहाँ पे हमें गोचेंग से पता चलता है कि चूफेन को ऐसे एरिया में छोड़ तो गया है जहाँ पे जो कुछ भी होगा अब उसी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उसके पॉइंट बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। अब अगर वो मारा भी जाता है तो गोचेंग को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और ऊपर से तुम्हें ये भी पता होगा कि लैंगटिया ने एक दूसरे ग्रुप को देखा था जो कि डिमोनिक सक्सेसर हो सकते थे, इसीलिए गोचेंग को ऐसा लगता है कि अब वो लोग चूफेन से कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बात हर किसी को पता चल चुकी है कि वही असली डिमोनिक सक्सेसर है। और अब चूफेन कुछ भी कर ले लेकिन वो इस टाइटल से अपना पीछा नहीं छोड़ा सकता है कि वो डिमोनिक सक्सेसर है। अब यहाँ पे गोचेंग उस दूसरे डिमोनिक सक्सेसर को ढूंढ के निकालना है जिन लोगों को लैंगटियन और लिली ने देखा था। वहीं पे तुम लोगों को वो भी लाल वाली लड़की याद होगी जिसको गोचेंग ने सपने में देखा था, पूरे सपने के रूप में। और शायद मुझे उस रेड ड्रेस वाली डीमंस के बारे में मिंग से पूछना चाहिए, शायद से उसे कुछ पता होगा, और वैसे भी मैं उसे मिस कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग इंग्यो को देखते हैं जिसको मिंग ने अपने पास बुलाया था, और मिंग उसकी भलाई के लिए उसे कहती है कि उसे गोचेंग से दूर रहना चाहिए, वो उसकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, और अगर गोचेंग के लिए उसकी कोई फीलिंग्स है तो वो उनको अभी ही त्याग दे। जिसपे इंग्यो थोड़ा सा हैरान होती है और उसे पूछती है कि तुम्हारी सगाई तो पहले हो गई है, तो फिर क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुमसे उसे छीन लूंगी। जिसपे मिंग आगे से कहती है कि ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि उसके ज्यादा करीब जाना सिर्फ दर्द और दुख ही देगा, और रही बात उसको छीनने की तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। जिसपे इंग्यो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बेसिकली वो नीचा दिखा रही है यार कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, और तुम्हें तो पता ही है खूबसूरती के मामले में लड़कियों का ईगो 7वें आसमान पे रहता है। इसलिए इंग्यो मिंग से कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है, और गोचेंग ने उसके ऊपर एहसान किया है तो वो किसी तरीके से उसे रीपे कर देगी। जिसपे मिंग उसे कहती है कि चलो यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, और वो आगे कुछ कह पाती कि इससे पहले ही वहाँ पे गोचेंग मिंग को ढूंढते हुए आ जाता है। मिंग उसे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिसपे गोचेंग उसकी कमर के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है क्या मुझे कोई वजह की जरूरत है तुमसे मिलने के लिए। और इसी के साथ वो इंग्यो से कहता है कि तुम्हें इसको ज्यादा चिंता में लेने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई लड़की मेरे करीब आती है तो फिर इसे जलन होने लगती है,
इसके बाद उन दोनों के बीच में लैला और मजनू वाले बातें होने लगती हैं कि मैं किसी से नहीं जलती हूँ, खासकर लड़कियों से तो बिल्कुल नहीं जो मुझसे छोटी हैं। गोचंग उसे कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से पता है। वहीं पे इंग्यो जब उन दोनों को काफी अच्छे से देखती है कि वो दोनों खुश हैं तो वो अपने कदम पीछे कर लेती है और उनसे कहती है कि वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगी और यहाँ से निकल रही है। साथ ही में वो गोचंग को पैलेस के अंदर इन्वाइट करती है ताकि वो रीपे कर सके। जिसके बाद वहाँ पे बाकी जितने भी लोग थे वो सभी लोग भी धीरे धीरे करके खिसकने लगते हैं। वहीं पे एक लड़की अपनी दोस्त को वहाँ से ले जाते हुए कहती है कि उसकी तरफ मत देखो, तुम मिंग के मुकाबले कुछ भी नहीं हो। जिसपे वो लड़की कहती है कि अरे यार एक नजर देखने तो दे। तो फिर मिंग गोचंग को घूरते हुए कहती है कि तुम लड़कियों के मामले में काफी ज्यादा पॉपुलर हो, साला बीटीएस हो रखे हो, न कि वो तुम्हें अपनी मेडिसिन साथ ही में साथ तुम्हारी फ्यूचर वाइफ भी बनना चाहती है। वाह। वहीं पे गोचंग को काफी अच्छे से पता था कि मिंग ये सारा बवाल इंग्यो के साथ क्यों कर रही थी, क्योंकि मिंग को चिंता हो रही थी कहीं गोचंग इंग्यो को थोड़ा बहुत नुकसान न पहुंचा दे। जिसपे इंग्यो बताती है कि उसे ऐसी कोई भी चिंता नहीं है, बस वो ये नहीं चाहती है कि इंग्यो उसे अपना दिल दे बैठे, क्योंकि गोचंग के दिल के अंदर वो शतरंज के प्यादे के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहीं पे गोचंग मिंग से कहता है कि अरे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्यादा है या नहीं, मैं ये सच में जानना चाहता हूँ, कहे तुम जेलस तो नहीं हो। जिसपे मिंग कहती है कि ऐसे कोई फर्क पड़ता है, अगर मैं कह दूं कि मैं जेलस हूँ तो क्या तुम उनसे मिलना बंद कर दोगे और क्या तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में अब ज्यादा सोचने लगे हो। जिसपे गोचंग पूछता है तुम्हें क्या लगता है। मिंग कहती है कि तुम्हें बताओ, कोई अंदाजा नहीं लगाऊंगी। जिसपे गोचंग आगे से मुस्कुराता है और उसे कहता है कि इतने टाइम तक मुझसे अलग रहने की वजह से तुम काफी ज्यादा बदतमीज हो गई हो। जिसके बाद वो उसे एक छोटे बच्चे की तरह ऊपर उठा लेता है और उसे टेबल के ऊपर बिठा के उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें एक अच्छा सा सबक सिखाने वाला हूँ, जैसे तुम फ्यूचर में अपने हस्बैंड को इस तरीके से टीज नहीं करोगे। मिंग उसे कहती है क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। जिसपे गोचंग उसे कहता है कि पहले मुझे हस्बैंड कहो तब मैं जाने दूंगा। जिसपे मिंग शर्माते हुए उसे हस्बैंड कह देती है तो गोचंग उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुमने सच में यकीन कर लिया। इसके बाद वो मिंग को पकड़ के किस कर लेता है। बेशक हमें ये नहीं दिखाया जाता। अब इसके बाद हमें इतने सालों बाद सोकिंग दिखाई जाती है, जो कि इसी बारे में सोच रहे थे कि यहाँ पे एक और डिमोनिक सक्सेसर कैसे हो सकता है। हर एरा के अंदर तो सिर्फ एक ही डिमोनिक सक्सेसर होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस एरा के अंदर दो डिमोनिक सक्सेसर हैं। उसी टाइम पे उसकी दूसरी सोल बाहर निकलती है और उसे कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, हर एरा के अंदर सिर्फ एक ही डिमोनिक सक्सेसर हो सकता है और ये चीज कभी भी नहीं बदलेगी। वहीं पे सोकिंग को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि यहाँ पे दो डिमोनिक सक्सेसर कैसे हो सकते हैं फिर। और ऊपर से अभी तक गोचंग ने जो भी बवाल किए थे, या तो तुम्हें पता ही होगा कि दोस्ट इमोर्टल पैलेस के अंदर भी डिमोनिक सक्सेसर की बात थी। इसके बाद एजेंट इमोर्टल कॉन्टिनेंट के अंदर भी डिमोनिक सक्सेसर की बात थी। इसके बाद अभी हाल ही में जो बवाल हुआ उसके अंदर भी डिमोनिक सक्सेसर के ट्रेस पाए गए थे। उसकी दूसरी सोल आगे से हंसते हुए कहती है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो अच्छी बात है ना कि कोई हमारे लिए बलि का बकरा बन रहा है, हमें तो मौके का फायदा उठा के और भी ज्यादा शिकार करने चाहिए। जिसपे आगे से असली वाली शोकिंग कहती है कि अगर हमें ट्रू इमोर्टल एकेडमी के अंदर सीट चाहिए तो हमें काफी सारे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और अगर कोई हमारे लिए बलि का बकरा बन रहा है जो कि डिमोनिक सक्सेसर का टाइटल ले रहा है तो हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा हमने प्लान किया था। जिसपे ट्विन सोल उसे कहती है कि हमें ऐसी की जरूरत ही नहीं है, हमें जितना चाहे उतना ज्यादा लोगों को डिवोवर करना चाहिए। और इसके अलावा गोचंग तुम में कितना ही भरोसा करता है, हम उसे जैसे ही कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर उसके टैलेंट के साथ हम आसानी के साथ। जिसपे सोकिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये चीज मत लाया करो, नहीं तो मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं तुम्हें एक झटके में गायब करके कंज्यूम कर सकती हूँ। इस पे ट्विन सोल चिल्लाते हुए कहती है कि साला मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही हो, और इसके अलावा तुम्हें शुरुआत से ही पता था कि तुम डिमोनिक सक्सेसर हो, तो फिर तुम्हें शुरुआत से ही हर लोगों के बिल्कुल अपोजिट खड़ा होना था, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। और क्या तुम सच में बस उसके सामने एक टी सर्वेंट गर्ल बनना चाहती हो और पूरी जिंदगी भर उसे बस चाय का प्याला भर के दोगी। और ये बात काफी ज्यादा हंसनात्मक है कि वो तुम्हें ऊपर तो लेके आया लेकिन उसने कभी तुम्हें अपनी औरत की तरह देखा ही नहीं। यहाँ ऊपर लाने के बाद उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम यहाँ पे चूहे की तरह रोंद रही हो। उसकी आंखों के अंदर तुम बस एक खेलने वाले चूहे की तरह और कुछ भी नहीं हो। अगर वो अच्छे मूड में है तो फिर वो तुम्हारे साथ खेलेगा, अगर उसका मन नहीं है तो फिर वो नहीं खेलेगा। तुम्हारी औकात उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये लोग भाई वर्थ कहते हैं, यानी कि कीमत या फिर वैल्यू। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें कुछ अपना इंपॉर्टेंट समझता है? और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, क्योंकि मुझे इससे ही हंसी आ रही है। और ट्विन सोल आगे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर उसे पता चल गया कि तुम डिमोनिक सक्सेसर हो, क्या वो तुम्हें जाने देगा? बेशक वो तुम्हें नहीं जाने देगा और अपने हाथों से ही तुम्हें मार देगा और तुम्हारे क्रॉप्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि दूसरे लोग उसकी तरफ आ सकें। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो फिर जाओ और जाके उसे बता दो ना कि तुम डिमोनिक सक्सेसर हो, फिर तुम खुद ही देख लेना कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। इस पे सोकिंग को काफी ज्यादा दुख होता है और वो आगे से गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि चुप रहो। साथ ही में उसकी डिमोनिक पावर भी रिलीज होने लगती है। और एक और चीज, लैंगटियान ने इसी को ही देखा था जंगल के अंदर। अब इसके बाद हम लोग गोचंग को एब्सोल्यूट जिन बैटलफील्ड के दौरान देखते हैं, जहाँ पे वो कई सारे क्रिएचर्स को अकेले ही भाई मारे दे रहा था, बाहुबली जो है। और इसने काफी सारे पॉइंट इकट्ठा कर लिए थे जिससे ये ट्रू इमोर्टल एकेडमी के अंदर एडमिशन ले सकता है। लेकिन गोचंग को यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करना था, क्योंकि यहाँ पे रेड रोब्ड फीमेल डीमन ब्रूटल अबायस कभी भी आ सकती है। और मिंग के क्लू के मुताबिक उसकी जो पावर होगी वो भी गोचंग से बहुत ज्यादा है। इसलिए गोचंग को शायद से उसके पीछे पड़ी हुई फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे निपटने के लिए। वहीं पे गोचंग ने वैंग को जो पेंडेंट दिया था वो एक तरह से ट्रैकर का भी काम करता है। इसलिए ये लोग यानी कि इनका जो एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी
पैलेस है ये जितना ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे गोचेंग भी इनका पीछा करते जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चूचू कई सारे जूनियन क्रिएचर्स के साथ अकेले ही भाई लड़ाई कर रहे थे। वहीं पे वैंग भी उसकी मदद करने के लिए आती है और वो उसे कहती है कि तुम अपनी ताकत के साथ इतने सभी को संभाल नहीं सकते हो। जिसके बाद वो भी चूचू की मदद करने लगती है, लेकिन चूचू उसे कहती है कि तुम वापस लौट जाओ, ये मेरा इलाका है, ये मेरा काम है। वहीं पे चूचू अपने मन के अंदर सोचती है ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर मारा जा चुका है और जिसने उसे मारा है वो साला खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए वो यहाँ पे जितने भी क्रिएचर है उन सभी को मार के उसकी जो डिवावरिंग स्पीड है उसको ही धीरे कर सकती है, जिससे गोचेंग ज्यादा शक्तिशाली ना हो। वहीं पे वैंग चूचू से कहती है कि इन सभी लोगों को मारना ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर का काम है और इनहेरिटेड और डिमोनिक सक्सेसर पहले ही ढूंढा जा चुका है। अगर उसके पास ताकत है तो फिर वो अपना इस्तेमाल उनके साथ निपटने के लिए करे ना। जिसपे चूचू आगे से कुछ कहने वाली थी लेकिन वो कह नहीं पाती है क्योंकि वैंग उसे टोक देती है और उसे कहती है कि अपने पीछे देखो। उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा क्रिएचर चूचू के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर जोरदार अटैक करता है और वो दोबारा अटैक करके उसे मारने ही वाला था कि उसी टाइम पे वैंग वहाँ पे आ जाती है और उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि जल्दी यहाँ से निकलो नहीं तो तुम मारी जाओगी। लेकिन चूचू जाने से मना कर देती है ये कहते हुए कि वो एंसेक्ट्रल टेम्पल की डिसेंडेंट है, उसे दुनिया को बचाना पड़ेगा। हालांकि वैंग उसे कहती है कि तुम एम्परर कुछ नहीं हो, पार्ट टाइम हो जो अपनी जिंदगी के साथ खेल रही है बस। इसके बाद वो ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती थी, लेकिन चूचू के ऊपर और भी ज्यादा क्रिएचर अटैक करने लगते हैं और वो वैंग से कहती है कि तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकती हूँ और इस तरीके से मरना भी कोई बुरा नहीं है। ये तो टोटल डिप्रेशन में जा चुकी है भाई। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे गोचेंग एंट्री मारता है जो कि एक बार में ही उन सभी क्रिएचर को मार देता है। तो चूचू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, साथ ही में उसकी छोटी वाली शॉट वो तेजी के साथ आगे बढ़ती है और जिसके साथ वैंग लड़ रही थी वो एक बार में उसे भी मार गिराती है। वहीं पे गोचेंग चूचू को बोरे की तरह पकड़ लेता है कमर से और वो वैंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वहीं पे वैंग आवाज से समझ आती है कि गोचेंग है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। इस पे गोचेंग कहता है कि मैंने बस गलती से तुम्हें ढूंढ लिया। वहीं पे चूचू को जैसे ही पता चलता है कि ये गोचेंग है तो वो जल्दी से उसे दूर हट जाती है और उसे कहती है कि हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी। गोचेंग उससे कहता है कि मेरा भी मदद करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें मरना है तो फिर मेरे सामने ना मरो, तुम बहुत ज्यादा दिमाग खाती हो, थोड़ा कम बोला करो। वहीं पे वैंग उन दोनों को देख के हैरान होती है और अपनी आंखें झपकाते हुए बड़ी बड़ी करके उन्हें देखने लगती है कि ये दोनों कब इतने दोस्ताना बन गए। इसके बाद वो दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं एक दूसरे के, तुम अपना काम रखो, तुम अपना काम रखो, तुम मेरे बीच में मत बोलो, तुम मेरे बीच में मत बोलो। वहीं पे वैंग उन्हें हैरानी के साथ देखती रहती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि मैंने कोई चीज मिस कर दी, ये कब एक दूसरे को इतना अच्छे से जानने लगे। वहीं पे गोचेंग चूचे को साइड में कर देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा जैसा बेवकूफ कभी नहीं देखा, इसके दिमाग में चूहे भरे हैं। वहीं पे वैंग गोचेंग को आगाह करने की कोशिश करती है कि उसे अकेले एब्सोल्यूटियन क्रीचर के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसी टाइम पे गोचेंग वहाँ पे अपनी स्पेशल एबिलिटी को रिलीज करता है जिसकी मदद से टाइम और सब कुछ रुक जाता है, बस कुछ लोगों को छोड़कर जिनको वो उन्हें रोकना चाहता है। जिससे वैंग हैरान हो जाती है कि ये कैसी टेक्निक है। वहीं पे चूचू मन के अंदर सोचती है कि ये करना क्यों चाहता है। वहीं पे गोचेंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है और हर तरफ लड़ाई दंगे होने लगते हैं। जितने भी क्रिएचर गोचेंग के सामने आते हैं वो उन सभी को मारते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहा था। वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सोर्स एब्सोल्यूट यिन का है। वहीं पे गोचेंग काफी ज्यादा गहराई में आ चुका था तो वो दोनों यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, इसीलिए वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे इन सभी को यहीं पे डिफाइन कर लेना चाहिए क्योंकि ये सोर्स काफी ज्यादा रेयर है। वहीं पे वो वैंग को इन सभी चीजों के लिए शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी मदद से ही तो वो यहाँ पे पहुंच पाया है। जिसके बाद वो अपनी बाटली बाहर निकालता है और उनकी मदद से उन सभी लोगों को रिफाइन करने लगता है। जितने भी क्रिएचर वहाँ पे थे वो सभी उस बाटली के अंदर चले जाते हैं और गोचेंग उन्हें रिफाइन करके अपनी पावर के अंदर बदल लेता है। इसके बाद गोचेंग एक और मेमोरी दिखाई जाती है। अब तुम लोग इसका कैरेक्टर देखो कि ये कितनी ज्यादा खूनी किस्म की है। ये गोचेंग को बताती है कि वो 9 हेवन पीक के कुछ डिसाइपल से मिली थी जो उसकी चीजें लेना चाहते थे और उसके टैलेंट को एवरेज कह रहे थे, तो फिर इसने उन सभी लोगों को एक झटके अंदर डिफीट कर दिया। इस पे गोचेंग उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था कि तुम अपनी शॉट से एनिमीज को हरा दो। बेसिकली ये कह रहा है कि तुमने उन्हें जिंदा क्यों छोड़ा, शॉट से उनके टुकड़े टुकड़े कर देती तो फिर होना क्या था। डिसाइपल वापस जाती है और शॉट से उन सभी के सर काट के अपने साथ ले आती है और अपने मास्टर को बताती है कि 9 हेवन स्पीक अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस पे गोचेंग उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि तुम्हें तो मेरी डिसाइपल हो, तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है। इसके बाद ये लड़की अपने मास्टर को बताती है कि उसने एक दोस्त भी बना लिया है फुट ऑफ द माउंटेन के अंदर। गोचेंग पूछता है लड़का है या लड़की, जिस पे डिसाइपल बताती है कि वो कोई इंसान नहीं है लेकिन फीमेल जरूर है। गोचेंग पूछता है तो फिर वो क्या चीज है, जिस पे डिसाइपल बताती है कि वो एक पीच स्मॉल ट्री है। जिस पे गोचेंग आगे से कहता है कि अगर वो तुम्हें पसंद है तो फिर मैं उसे उखाड़ के यहाँ पे ले आता हूँ जिससे तुम्हें वो कंपनी देती रहेगी। इसके बाद गोचेंग ऐसा ही करता है और उसे उखाड़ के यहाँ पे लगा देता है और मुझे पता नहीं कि ये पीच ट्री ताओ याओ की याद दिला रहा है। अब इसके बाद हम लोग वैंग को देखते हैं जिनको पता चलता है कि जो एब्सोल्यूट इनस्पिरिट का ऑरा था वो पूरी तरीके से गायब हो गया है और ऐसा माना जाता है कि ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर ही ऐसा कर सकता है। तो फिर वैंग आगे से कहती है कहीं गोचेंग ही तो नहीं ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर का रिकार्नेशन, जिसमें वैंग गुस्से में कहती है कि वो नहीं है। वैंग चूचू से पूछती है कि अगर वो नहीं है तो फिर तुम इतना ज्यादा खूंखार क्यों हो रही हो। इसके बाद वैंग चूचू के कंधे के ऊपर हाथ मार के उसे पूछने लगती है कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। इस पे चूचू उसे कहती है कि तुम ना ही जानो तो ही बेहतर रहेगा, बस तुम इतना जान लो कि गोचेंग कोई अच्छा इंसान नहीं है और उसे 2 गज की दूरी बना के रखो।
जिसपे वैंग चूचू से कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन साला तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रही हो। और बेशक मैं जानती हूँ कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मुखौटा लगाते हैं और अपनी असलियत एहसान नहीं दिखाते हैं। उसका बुरा नेचर है किसी तरीके से मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन अगर तुम दोनों का कुछ ऐसा रिलेशनशिप है तो फिर मैं साइड में हट जाती हूँ और तुम उसे अकेले अपने पास रख सकती हो। जिसपे चूचू उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा उसके साथ कोई ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं है। जिसपे वैंग आगे से कहती है कि साला आइडल्स ड्रामा के अंदर तो ऐसा ही होता है कि दो जो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं आखिर में वो एक साथ फ्यूचर में हो ही जाते हैं। और वो एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि तुम बेवकूफ और प्यारी बिल्कुल भी नहीं हो, और वो ना ही बिल्कुल जेंटल है, बस किसी सीओ की तरह है। उसी टाइम पे वहाँ पे गुचंग बाहर निकलता है और उन लोगों से कहता है कि उसने जितना हो सकता था उतना स्पिरिट्स को रिफाइन कर लिया है। वहीं पे वैंग गुचंग से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सच में ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर के रिकार्नेशन हो, क्योंकि तुम वो कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सका। इस पे चुच्चू दोबारा कहती है कि मैंने बोला ना कि वो नहीं है। इसके बाद गुचंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं सेंट वैंग, मैं कैसे एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर, एक तो सा कल्टीवेटर ह्यूमैनिटीज इंसेक्टर की तरह मेजेस्टी हो सकता हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कम स्पिरिट मिले हैं, नहीं तो मैं वहाँ पे कुत्ते की तरह कुचल दिया जाता। और गुचंग जितनी बार झूठ बोलता उतनी बार वैंग की नसें बाहर निकलने लगती गुस्से के कारण। वहीं पे वैंग आगे बढ़ती है और गुचंग का हाथ जो जख्मी था उसे ठीक करने लगती है। वहीं पे चूचू उसे कहती है कि उसने बोला ना कि वो खुद कर लेगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चूचू वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर ये मरा नहीं है तो फिर मैं यहाँ से निकल रही हूँ। वहीं पे गुचंग जले पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मरूं या फिर जीऊं, तुम्हें दूसरे लोगों की चिंता करनी है जो इस दुनिया के अंदर है, और खासकर डिमोनिक सक्सेसर के हाथों पकड़ी मत जाना। इस पे चूचू को दोबारा गुस्सा आता है और वो स्यू करके वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे वैंग गुचंग से पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में कहीं ऐसा रिलेशनशिप तो नहीं है कि तुम लोग एक चीज को स्वीकार नहीं कर सकते हो। इस पे गुचंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसे इस तरह का एटीट्यूड पसंद नहीं है कि पूरी दुनिया मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस पे वैंग उससे कहती है कि हाँ मुझे भी इस चीज के बारे में पता है, मैं इसे समझ सकती हूँ। अब इसके बाद हम लोग बैटलफील्ड के दौरान एक जाओ नाम के बंदे को देखते हैं। इसका सेक्ट नहीं बताया गया, बस इसकी शक्ल मुझे जर्नी टू दी वेस्ट के एक कैरेक्टर की तरह लग रही है। और तभी उसकी नजर सोकिंग के ऊपर पड़ती है, जिसको एक मॉन्स्टर के साथ लड़ने में परेशानी तो नहीं हो रही थी, लेकिन ये फिर भी हीरो बन के उसे मार देता है। इसके लिए सोकिंग उसके शुक्रिया कहती है, लेकिन ये उसके पीछे पड़ जाता है और चेप होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सोकिंग उसके ऑफर को साफ इंकार करती है और आसान शब्दों में कहती है भड़वे भाग जा, मैं तेरे लिए नहीं बनी। लेकिन तुम्हें तो पता ही है आदमी प्यार में चुतिया जाता है तो फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और इसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ये सोकिंग को मदद ऑफर करता है बैटलफील्ड के दौरान। सोकिंग आगे से कोई जवाब तो नहीं देती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जाने के लिए मान गई है। वहीं पे उसके साथ जो लोग आए हुए थे जाओ के साथ, वो सभी कहते हैं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी बात है जो हमारे अंदर नहीं है। इनको मिले हुए सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जाओ तो इसके पीछे मजनू बन चुका है। अब इसके बाद जाओ अपने लोगों से कहता है कि वो लोग यहाँ पे अब थोड़ा सा आराम करेंगे, जिसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए वो सभी लोग मान जाते हैं। वहीं पे सोकिंग की ट्विन सोल बाहर निकलती है और वो सोकिंग से पूछती है क्या तुम्हें जाओ के बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है। अब मैं तुम्हें बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आयुर्वेदा का थोड़ा सा ज्ञान लेता हूँ। अब यहाँ पे कॉमिक के अंदर तो उनके टाइप होंगे, लेकिन असली दुनिया में भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि पित्त, वात, कफ। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, मिल जाएगी। वहीं पे सोकिंग अपनी ट्विन सोल से कहती है कि हाँ मुझे उसकी बॉडी पॉथ के बारे में पता है, ज्यादा खास बॉडी नहीं है और ना ही वो मेरे ज्यादा इस्तेमाल की है। वहीं पे उसकी ट्विन सोल उससे कहती है क्या तुम अभी भी खुद को अच्छा इंसान समझती हो, क्या तुम भूल गई हो कितने सारे जीनियसेस तुम्हारे हाथों ही मारे गए हैं। जिसपे सोकिंग आगे से कहती है कि यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, उसके ऊपर अटैक करना आसान नहीं होगा, और अगर मैं गलती से भी एक्सपोज हो गई तो फिर हमारे लग जाएंगे। उसी टाइम पे वहाँ पे जाओ आता है जो कि उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कम पॉइंट है तो फिर मैं तुम्हें थोड़े से दे सकता हूँ। वहीं पे उसकी ट्विन सोल की लार बहने लगती है और वो आगे से कहती है कि ये तो डिलीशियस है, लेकिन सोकिंग मना कर देती है और कहती है कि उसे कोई मदद नहीं चाहिए। इसके बाद उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और सोकिंग वहाँ से निकल लेती है। वहीं पे पता नहीं इस मंजनू को क्या नशा चढ़ता है और ये भी सोकिंग के पीछे जाने का फैसला करता है और उन लोगों से कहता है कि मैं इसे वापस लेके आता हूँ। वहीं पे उसकी सेक्ट की लड़कियां कहती हैं कि अगर ये उसे इतना ही ज्यादा कोल्ड तरीके से ट्रीट करती है तो फिर ये मजनू क्यों बने पड़े हैं उसके पीछे। अब इसके बाद हम लोग सोकिंग को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही तेज आ गई थी, इसीलिए जाओ का पीछा उसे छोड़ चुका था। उसकी ट्विन सोल कहती है कि धीरे चलती तो फिर वो हमारे चंगुल में फंस जाता, लेकिन सोकिंग मना कर देती है, ये कहते हुए कि हम उसे वैसे भी नहीं मार सकते थे, इससे मेरे ऊपर शक बढ़ जाता। उसी टाइम पे हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि बेचारा अलग ही जगह पे आ चुका था। अब ये प्यार के चक्कर में बलि चढ़ने वाला है गुचंग के हाथों। जिसके बाद ये हमें अपनी प्रेम कहानी बताता है कि इसने जैसे ही पहली बार सोकिंग को देखा इसका दिल मचलने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे इतना ज्यादा कोल्ड तरीके से ट्रीट करती है, वो मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकती है ना। उसी टाइम पे गुचंग उसके पास आता है और वो मेरे दिल की लाइन कहता है क्योंकि मैं भी कभी इस तरह का इंसान था, क्योंकि तुम उसके ऊपर सिंपिंग करते हो एक कुत्ते की तरह। सिंपिंग का मतलब होता है किसी लड़के के इधर उधर घूमना, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हें भाव नहीं देने वाली। वहीं पे जाओ उस औरा को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कौन हो तुम। वहीं पे हम लोग गुचंग का चेहरा उसके पीछे साफ देख पाते हैं जब आगे से अपने सेक्ट के बारे में बताने लगता है कि वो कंफ्यूजियम सेक्ट का लीडर है, वो उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी टाइम गुचंग उसके साइड से निकलता है और उससे कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। वहीं पे गुचंग जाओ के सर के ऊपर हाथ रखता है
और उसकी मेमोरी के साथ साथ उसकी एनर्जी को भी चूसने लगता है। गोचंग यहाँ पे एक लाइन कहता है कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस दुनिया में कोई भी ऐसा सिंपिंग डॉग नहीं है जो इनोसेंट हो। शायद से सुकिंग को लेके इसके अंदर कुछ बुरे विचार थे, जो कि गोचंग आगे से कहता है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो जाओ को मार देता है और उसकी एनर्जी को चूस लेता है। वहीं पे गोचंग को सिस्टर यांजी की मदद से पहले ही पता चल चुका था कि यहाँ पे प्रिमोडियल डिमोनिक सेक्ट अब नहीं है, इसीलिए लैंग टियान ने जिस पर्सन को जंगल के अंदर देखा था वो सुकिंग ही है। वहीं पे गोचंग ने सुकिंग के लिए पहले ही पड़ाव रेडी कर दिया था। अब सुकिंग चाहे या ना चाहे उसे अपना खेल जारी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गोचंग ये देखना चाहता है कि डिमोनिक सक्सेसर क्या सच में उसके ट्रू एसेंस के पीछे है। यानी गोचंग चेक करना चाहता है क्या सुकिंग सच में उसको मार के उसके एसेंस को चुराने के लिए रेडी है, यानी धोखेबाजी। और गोचंग को इंतजार नहीं हो रहा था कि वो सुकिंग से दोबारा कब मिलेगा।